वैसे रिवीजन भी करना है। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक। तो पदार्थ की जो अवस्थाएँ हैं वो एक तो ठोस है और यानी कि सॉलिड स्टेट जैसे कॉपी में लिखते चलना। दूसरी अवस्था है जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं यानी कि लिक्विड स्टेट है और तीसरी अवस्था है जिसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं यानी गैस स्टेट है। चौथी भी अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं यानी कि प्लाज्मा स्टेट है और पाँचवीं भी अवस्था होती है जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी स्टेट के नाम से जानते हैं। छठवीं भी अवस्था होती है जिसे हम थर्मो आयनिक कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, है ना? तो ऐसी कुल पदार्थ की 6 अवस्थाएँ ऑन एवरेज हमारे पास हैं, जिनमें से हम फिज़िक्स में 3 अवस्थाओं और उनके गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। कौन-कौन से? ध्यान रखिएगा। इनकी शुरुआत की 3 अर्थात ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रमुख ऐसी अवस्थाएँ हैं, जिन अवस्थाओं का हम फिज़िक्स में अध्ययन करेंगे। तो ठोस की अगर हम बात करें, सबसे पहली जो अवस्था है, वो ठोस की है, यानी कि सॉलिड फेज़ है। तो पहले अपना नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग बात करेंगे। ठोस अवस्था के भौतिक गुण, इन्हें हम देखेंगे। और ठोस अवस्था के भौतिक गुणों में ऐसी बहुत सी भौतिकी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनमें से एक भौतिकी घटना जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए वो है प्रत्यास्थता। क्या है? प्रत्यास्थता इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। एक और गुण है जिसे हम कहते हैं कठोरता। कोई भी ठोस पदार्थ है तो वो हार्ड होगा, यानी कि उसकी गुणों को हम हार्डनेस कहते हैं। कोई अगर और ठोस पदार्थ होगा तो उसमें चमक होगी और साथ ही साथ उसमें एक तरीके से आघात वर्धनीयता होगी। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसको हम ठोस मान सकते हैं। लेकिन 2 गुणों को आपको समझना है फिजिक्स के हिसाब से। कौन-कौन? एक हमें ध्यान देना है कि किसी भी ठोस पदार्थ में प्रत्यास्थता क्या होती है और किसी भी ठोस पदार्थ में कठोरता यानी हार्डनेस क्या होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रत्यास्थता की और फिर हम चर्चा करेंगे कठोरता की। तो पहला जो चैप्टर है इसमें उसे हम शामिल कर लेते हैं और वो है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। लिखिए हेडिंग प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, है ना? इन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं वास्तव में कि प्रत्यास्थता है क्या या इलास्टिसिटी है क्या? तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हमारे पास इलास्टिक मटेरियल होते हैं जिनको हम खींचते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि रमेश ने अपने हाथ में एक रबर पकड़ी है, रबर का एक हिस्सा, तो इसे खींचा है संगीता ने मिलकर के। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये स्ट्रेच हुआ या इसका खिंचाव हुआ है। लेकिन जैसे ही आप तो खिंचाव हुआ तो ये फैल गया, फैला तो इसका जो पूर्व रूप था, उस पूर्व रूप में परिवर्तन आया और जैसे ही खिंचाव को सामान्य किया गया, वैसे ही पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पहुंच गया। पदार्थ मूल स्थिति में या जैसा था उसी अवस्था में पहुंच गया। तो वास्तव में यही जो गुण है, इसी गुण को हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल या प्रतिबल लगाया जाता है, इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल अर्थात अर्थात प्रतिबल या इसे कहते हैं स्ट्रेस लगाया लगाया जाता है तो बल के कारण बल के कारण वस्तु की स्थिति में विकृति आती है। वस्तु की स्थिति में विकृति आती है। विकृति मतलब स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन या विकृति आती है। तो विकृति आती है। ठीक? परंतु जब बाह्य बल परंतु जब बाह्य बल हटा लिया जाता है हटा लिया जाता है तो उत्पन्न विकृति यानी कि स्ट्रेन समाप्त हो जाती है तथा वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है या मूल स्थिति में वापस आ जाती है। स्थिति में वापस हो जाती है और ये जो घटना है इसी घटना को कहते हैं प्रत्यास्थता। और ऐसे पदार्थ को जिसमें गुण आ रहा है उसे कहते हैं प्रत्यास्थ पदार्थ। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त घटना प्रत्यास्थता कहलाती है। उपरोक्त घटना प्रत्यास्थता कहलाती है तथा वस्तु को वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहा जाता है। वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहा जाता है। तो ये एक परिचयात्मक बात हो गई कि आपने जो बाह्य बल हटाया यानी कि प्रतिबल हटाया, तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिबल के हटने पर उसमें जो विकृति उत्पन्न थी वह विकृति फिर से वापस आ गई और फिर से वापस आने का सीधा आशय था कि वह अपनी वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो इसे हमने 2 बातों से समझा, एक तो प्रतिबल के आधार पर और एक विकृति के। ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यास्थता होती है उस प्रत्यास्थता का जो यूनिट है मानक है उसे पास्कल कहते हैं। जैसे अपनी कॉपी में चिन्हित कर देना कि इसका जो इकाई है यूनिट होता है उसे कहा जाएगा पास्कल या पीए। पास्कल या पीए से चिन्हित करते हैं। इसमें 2 वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। एक शब्द हमने यूज किया है इसका नाम है प्रतिबल स्ट्रेस और एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है इसका नाम है विकृति यानी स्ट्रेन। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। तो आमतौर पर ऐसे मान के चला कि जैसे ये हमारे पास एक टिश्यू पेपर है, तो अभी हम इस पर अगर स्ट्रेस लगाते हैं या प्रतिबल लगाते हैं तो देखो प्रतिबल हमने इस पर लगा दिया, तो अब इसमें देखो तो क्या आ गया, विकृति आ गई। लेकिन अब चूंकि इलास्टिक मटेरियल नहीं है,
अतः यह अपनी मूल अवस्था में खुद से नहीं लौट पा रहा है, बल्कि इसे हमें लौटाना पड़ रहा है। तो प्रतिबल मतलब इस पर आरोपित बल, जो इसकी हालात को क्या कर दे, बदल दे। और विकृति मतलब जो इसमें पहले ये ऐसा था और बल लगाने के बाद ऐसा रूप आ गया। जैसे आप किसी कपड़े को लीजिए, उसे निचोड़िए, स्क्वीजिंग करना, तो निचोड़ना मतलब उसमें विकृति लाई गई है। तो हम एक करके नजर में डालेंगे। तो पहले है स्ट्रेस, या हिंदी में कहते हैं इसे विकृति, विकृति सॉरी प्रतिबल। क्या बोलेंगे? प्रतिबल। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एंड इंटर एक्सटर्नल फोर्स और लोड पर यूनिट एरिया। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला, लगने वाला बाह्य बल, बाह्य बल अथवा लोड, अथवा लोड, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल अथवा लोड, जो एक तरीके से आंतरिक रेजिस्टेंस के कारण प्रभावी होता है। लोड को प्रतिबल कहा जाता है, लोड को प्रतिबल कहा जाता है, प्रतिबल कहा जाता है। ठीक। और अब स्ट्रेस क्या है, ध्यान देना। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वही जो सेम आपने पढ़ा, पीए, पास्कल। और ये इक्वल किसके होता है, 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये है किसके बराबर, 1 पास्कल के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से प्रतिबल की परिभाषा आ सकती है। ध्यान देना, हमारे आसपास जब हम प्रतिबल लगाते हैं ना, तो कई तरह के प्रतिबल दिखाई देते हैं। कुछ प्रतिबल नॉर्मल होते हैं, कुछ प्रतिबल सीर स्ट्रेस होते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के सर तो नोट लिखवाते जाइएगा, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए और लिखिए। इतनी भी समय, इतनी जल्दबाजी आपको नहीं मिल चुकी है कि आप 7 साल से पढ़ें। जल्दी से खत्म करके रिवीजन पर फोकस करना है। किस पर? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। तो ध्यान देना, प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम प्रतिबल को विभाजित करें या प्रतिबल को आपकी फिजिक्स की भाषा में पढ़ें, तो प्रतिबल हमें 2 रूप में मिलता है। प्रतिबल का एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं सामान्य प्रतिबल। क्या कहेंगे? सामान्य प्रतिबल के नाम से जानते हैं। और एक और रूप होता है जिसे हम कहते हैं शियरिंग प्रतिबल, शियरिंग प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। और जो सामान्य प्रतिबल होता है, ये 2 मुख्य तौर पर होते हैं, इसे ध्यान में रखना। सामान्य प्रतिबल में एक आता है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या दबाव युक्त प्रतिबल, दबाव युक्त प्रतिबल होता है। और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा? तो नंबर 2 होगा, इसे कहेंगे टेंसाइल प्रतिबल। तो बस हमें थोड़ा सा इसे याद रखना है कि ये जो दबाव युक्त प्रतिबल है ये क्या होते हैं, और जो टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं ये क्या होते हैं। और एक हमने शियरिंग स्ट्रेस पता ही कर लिया है। तो सामान्य प्रतिबल वो प्रतिबल है जब कभी फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस अप्लाई हो रहा हो। जैसे मान के चलना कि कोई एरिया है जिस पर हम बल लगा रहे हैं, मान लो कि कोई एरिया है और इस पर हम बल इस तरह से लगा रहे हैं और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब कभी बल कैसा लगा हो, परपेंडिकुलर लग रहा हो या 90 डिग्री पर प्रभावित कर रहा हो। सर आज रिवीजन के लिए बोले थे 30 मिनट, हाँ मैं भी पूछूंगा। ध्यान देना कि जब कभी बल किसी सतह के समकोण पर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो इस प्रकार के प्रतिबल को क्या कहेंगे? सामान्य प्रतिबल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हिंदी भाषा में लिख देना कि जब प्रतिबल, जब प्रतिबल किसी सतह पर, किसी सतह पर 90 डिग्री के कोण से प्रभावी होता है, कोण से प्रभावी होता है, तो इसे कहा जाएगा सामान्य प्रतिबल। जैसे आप इस वस्तु पर लगा रहे हैं, एक बल आपने लगाया, स्ट्रेस आपने लगाया और वो 90 डिग्री पर एंगल है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है 2 है, एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। ध्यान देना, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेच कंडीशन में है, जैसे ऐसे खींचने वाला प्रतिबल, इस तरह से। यानी टेंसाइल का मतलब हो गया कि जब आप प्रतिबल लगा रहे हो कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक हमारा मफलर है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं इस तरह से, तो अगर हम खींच रहे हैं तो ये कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेच कंडीशन में। यानी कि टेंसाइल की परिभाषा क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जब प्रतिबल खिंचाव के रूप में, किसके रूप में? खिंचाव के रूप में, खिंचाव के रूप में प्रभावी हो रहा हो। और दूसरा कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब कि अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐसे दाब रहे हैं, इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं कि जब प्रतिबल, जब प्रतिबल दबाव के रूप में लग रहा हो, किसके रूप में? दबाव के रूप में लग रहा हो। ठीक है, तो टेंसाइल मतलब खींचना। जैसे देखो इधर इधर खींच रहे हैं, जब खींचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंसाइल। और जब दबाव होगा यानी कि दाबा जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या होगा, ये होगा कंप्रेशन। तो 2 तरह का लोड किसी भी, जैसे जब कभी ना पुल वगैरह निर्मित होता है, पुल का निर्माण होता है, तो हमें दोनों तरह के स्ट्रेस का स्टडी करना पड़ता है कि इस पुल पर कितना कंप्रेशन लगने वाला है, इस पुल पर कितना टेंसाइल लगने वाला है। तो बस आप ध्यान रखना कि खींच रहे हैं तो वो टेंसाइल है और दाब रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रेस है। और ये दोनों स्ट्रेस कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर कोण बना रहा है। उम्मीद है दोनों सामान्य प्रतिबल आप समझ गए हो। अब हम आपको लेकर के आते हैं दूसरा, वो है शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। शियर स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस होता है, हिंदी में भी इसको लिखना है शियर प्रतिबल। ये कैसा प्रतिबल, ध्यान देना, जब पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि अगर इस पॉइंट को देखना, एक तो ये है सरफेस, सतह है, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, और वो कैसा है, समानांतर लगा है, एक सतह सतह की इस पैरेलल, यानी कि जब ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रतिबल, जब प्रतिबल सतह के समानांतर प्रभावी होता है तो इसे शियर प्रतिबल कहा जाता है, शियर प्रतिबल कहा जाता है। और आपने शायद देखा हो कि जब कभी कोई गटर है या किसी भी तरह का एक बड़ा सा पत्थर है और उसको आपको स्लाइड करना है,
तो आप शायद यही स्ट्रेस लगाते हो उस पर, जिसे हम कहते हैं शीर स्ट्रेस, जिससे कि स्लाइड करके उसे आप आगे बढ़ा सकें। तो दोनों समझ में आया? एक हमने कहा सीधे परपेंडिकुलर और एक हमने कहा पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, इसे ध्यान देना। अगला दोस्तों जो तरीका है वो है स्ट्रेन का। इसे कहते हैं विकृति। ध्यान दिया जाए कि स्ट्रेन या विकृति किसे कहते हैं? विकृति का मतलब है स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन इन मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, यानी कि जब प्रतिबल लगता है तो किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाला जो डिफॉर्मिंग है या उसके आकृति में होने वाला जो बदलाव है या उसका मापन है, उसी मापन को विकृति कहा जाता है। तो परिभाषा अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि प्रतिबल के बाद या प्रतिबल आरोपित होने के बाद, आरोपित होने के बाद, प्रतिबल आरोपित होने के बाद किसी पदार्थ के मूल रूप में, मूल रूप में उत्पन्न, मूल रूप में उत्पन्न खराबी की मात्रा, खराबी या अव्यवस्था की मात्रा, खराबी या अव्यवस्था का मापन विकृति कहलाता है। अव्यवस्था का मापन विकृति कहलाता है। दोनों भाषा में है, जिनको जो भाषा समझ में आए वो भाषा अपने इस्तेमाल करें। अब ध्यान देना, जब कभी विकृति, जैसे मैं कहूं कि भाई ये हमारे पास मफलर था, अब ये ऐसा था, लेकिन जैसे हमने प्रतिबल लगाया, ये इसका देखो ओरिजिनल डायमेंशन है, बट हमने प्रतिबल लगाया तो इसके डायमेंशन में, अरे कुछ ज्यादा बदल गया। अभी देखो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बट हमने डायमेंशन क्या किया, इसका बदल दिया। तो अभी जो हमने डायमेंशन चेंज किया, ये है विकृति। क्या है? विकृति है। तो हमने कैसा किया, हमने इस मफलर में विकृति लाने का प्रयास जो किया, कैसे किया? तो जब हमने दोनों तरफ से क्या किया, प्रतिबल लगाया, तो वास्तव में प्रतिबल मापना हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल डायमेंशन बटे उसके डायमेंशन में जो बदलाव आया। ठीक, ध्यान रखना कि विकृति बराबर क्या होगा, विकृति बराबर होता है मूल आयाम बटे आयाम में परिवर्तन। क्योंकि आप आयाम से ही, डायमेंशन से ही भाग दे रहे हो, इसलिए डायमेंशन में भाग देने का सीधा मतलब है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती। तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती। दोनों से भाग दो, डायमेंशन डायमेंशन कट जाएगा। कोई इकाई या कोई यूनिट नहीं होता, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता। अब ध्यान दो कि ये जो स्ट्रेन है ये कितने तरह की है। तो जैसे ही स्ट्रेस दो तरह का था, नॉर्मल और शियर, वैसे ही स्ट्रेन भी दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ध्यान देना, नॉर्मल स्ट्रेन एक सामान्य स्ट्रेन है। जैसे तो अगर हम कहें तो पहला क्या हो जाएगा, सामान्य विकृति। सामान्य विकृति, सामान्य विकृति का मतलब है कि इस पर बल कैसे लगने वाला है, परपेंडिकुलर, यानी कि बल, यानी कि प्रतिबल 90 डिग्री के कोण से प्रभावी होगा। कह सकते हो कि प्रतिबल, प्रतिबल 90 डिग्री कोण से प्रभावी होगा, 90 डिग्री कोण से प्रभावी होगा। इसके दो तरीके हैं। कौन कौन? एक है टेंसाइल स्ट्रेस, या हिंदी में भी आप यही कहेंगे, एक है टेंसाइल प्रतिबल, सॉरी टेंसाइल विकृति। और ये विकृति कैसी है? जैसे ये रबर, जो रबर खींचा जा रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रबर का जो खिंचाव है ये वास्तव में कैसा है, ये है टेंसाइल। कैसा है इसमें? तो कह सकते हैं ये टेंसाइल विकृति उत्पन्न हो रही है। तो एग्जाम में, यहां से एग्जाम में सवाल आ सकता है। दूसरा एक है कंप्रेस्ड स्ट्रेन, यानी कि दबाव युक्त विकृति, दबाव युक्त विकृति। और जो दबाव युक्त विकृति है वो मटेरियल को कंप्रेस करने से, जैसे अब देखना कि स्क्वीजिंग कर रहे हैं स्पंज को, यानी कि किसी स्पंज को हम क्या कर रहे हैं, मोड़ना या निचोड़ना, किसी स्पंज को निचोड़ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कंप्रेस्ड स्ट्रेस या दबाव युक्त स्ट्रेन या दबाव युक्त विकृति। क्या कहा जाएगा, यहाँ पर दबाव युक्त विकृति उत्पन्न हुई है। कैसी विकृति है ये? दबाव युक्त विकृति उत्पन्न हुई है। दूसरा ध्यान देना, अगला है शियर स्ट्रेन, इसे हिंदी में भी यही कहेंगे, शियर विकृति। अब ये विकृति बहुत प्रभावी विकृति है और इसमें फोर्स पैरेलल लग रहा है, यानी कि बल समानांतर लगता है। बल कैसा लगेगा? तो हमेशा ध्यान देना है कि शियर में समांतर या समानांतर प्रभावी होगा। और इसका इकलौता एग्जांपल है पेपर की कटिंग, यानी इसकी कैंची से पेपर काटना, कैंची से पेपर काटना, पेपर काटना। तो ऐसी विकृति जो उत्पन्न हुई है इसे कहा जाएगा शीर विकृति। क्या बोलेंगे? शीर विकृति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने आपको प्रतिबल भी समझाया और हमने आपको विकृति भी समझाई। सर फार्मूला उल्टा लिखा है? नहीं, कोई कुछ नहीं उल्टा लिखा, सब सीधा लिखा। आप अपना ध्यान सीधा करिए। तो फोर्स बटे एरिया, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन बटे चेंज इन डायमेंशन, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसे पॉइंट कर लेना, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्या है स्ट्रेस और क्या है स्ट्रेन। अब ध्यान रखना कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें ये समझना होगा कि हमारे आसपास ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनमें व्यापक स्तर पर प्रत्यास्था पाई जाती है। तो आपको मैं बताऊं कि 3 ऐसे बड़े मटेरियल हैं जिनमें प्रत्यास्था बहुत ठीक ठाक लेवल की होती है। तो अब वो कौन कौन से? एक है क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर, दूसरा है स्टील, और तीसरा याद रखिएगा रबर। सबसे कम प्रत्यास्था किसमें है? रबर में। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम है प्रत्यास्थता का घटता क्रम, प्रत्यास्थता का घटता हुआ क्रम है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये है कुछ ऐसी चीजें जिनमें प्रत्यास्थता हमें दिखाई देती है, जिनमें हमें इलास्टिसिटी शो होती है। तो इसे आपको पॉइंट करना है कि कितने पदार्थ कैसे होते हैं, प्रत्यास्थता होते हैं या प्रत्यास्थ किस स्तर पर होते हैं। इसके अलावा ध्यान देना कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नॉन इलास्टिक हैं। कौन कौन से? उनका नाम याद रखिएगा। अगला लिखा है नॉन इलास्टिक मटेरियल, या इसे हिंदी में कहते हैं सुघट्य पदार्थ। क्या कहेंगे? सुघट्य पदार्थ कहेंगे। जैसे जो शुद्ध कांच होता है ये नॉन इलास्टिक है। गीली मिट्टी में देखो कोई प्रत्यास्थता
नहीं होती, ठीक है। मोम देखो तो उसमें कोई ऐसी इलास्टिसिटी नहीं है, जिस रूप में रख दोगे उसी रूप में वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर साबुन के साथ विचार करें, खास करके जो नहाने वाला साबुन है, यहाँ भी कोई प्रत्यास्थता नहीं है, यानी कि अगर आप इसे थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर दें या इसके रूप को बदलें तो वापस आने के चांसेस नहीं होते। तो 2 याद रखना है, क्वार्ज फाइबर, स्टील, रबर सबसे टॉप क्लास में है, घटता क्रम है। नॉन इलास्टिक या सुघट्य चीजें जो होती हैं वो शुद्ध कांच, गीली मिट्टी, मोम और साबुन से बने हैं, मोम और साबुन से बने हुए हैं। तो ये कुछ हमने आपको एग्जांपल समझा दी, परिभाषा बता दी, हमने आपको प्रतिबल और विकृति की परिभाषा और उनके अलग-अलग प्रकार बता दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, एक होता है प्रत्यास्थता की सीमा, एक वर्ड है जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहली बात तो ये तय करिएगा कि अलग-अलग प्रत्यास्थ वस्तुओं की सीमाएं अलग-अलग होती हैं। फिर भी अब ध्यान देना कि बस मेरी एक बात याद रखना भैया, इसका अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा। मैंने इस फिजिक्स या आने वाली केमिस्ट्री या जितना भी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसे बीपीएससी एग्जाम से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। जो आपने बीपीएससी में पढ़ा होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा जो एईडीओ का रेंज हो सकता है, एईडीओ एग्जाम के हिसाब जो हो सकते हैं, उसको भी मैंने इसमें फिट किया हुआ है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं केवल बीपीएससी पढ़ाऊं तो मैं नेता हूं, ठीक है, हर एग्जाम की अपनी-अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी प्रवृत्ति होती है। तो आप बीपीएससी पढ़े हो बेस्ट है, बट थोड़ा-सा ध्यान दो कि एईडीओ एग्जाम में अब आपको मौका भी मिल चुका है ऐसा शानदार कि आप युद्ध जीतने के बिल्कुल करीब हैं, है ना? हाँ, एग्जाम की डेट चेंज हो गई है, तो आप आराम से पढ़िए, बाकी खूब मेहनत करिए, ठीक? ये क्या है? देखो, मान लो कोई प्रत्यास्थ वस्तु है ना? तो जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जब इतना अधिक प्रतिबल लग जाता है, प्रतिबल लग जाता है कि वह वस्तु अब प्रतिबल हटाने के बाद भी वह वस्तु प्रतिबल हटाने के बाद भी अपनी विकृति को ठीक करके मूल अवस्था में नहीं आ पाती। विकृति को ठीक करके मूल अवस्था में या मूल स्थिति में नहीं आ पाती, नहीं आ पाती। तो यही प्रत्यास्थता की सीमा होती है कि इसके ऊपर अब चीजें सेट नहीं हो सकती। और ध्यान देना कि अलग-अलग वस्तुओं की प्रत्यास्थता की सीमाएं अलग-अलग होती हैं। तो इसे हम पॉइंट कर देंगे, मेंशन कर देंगे नोट में कि भिन्न-भिन्न प्रत्यास्थ वस्तुओं की सीमा भी भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि क्षमताओं के आधार पर है वो। भिन्न-भिन्न प्रत्यास्थ वस्तु की सीमा भी भिन्न ही होती है, भिन्न ही होती है। तो खैर इसे ध्यान रखना है। अगला एक चैप्टर है जिसका नाम है हुक का नियम। तो देखा जाए कि वास्तव में ये हुक का नियम क्या है। तो वास्तव में इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। ये वही हुक है जिन्होंने, ये वही रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका के बारे में या सेल के बारे में बताया है बायोलॉजी में। ये वही हुक है जिन्होंने यहाँ पर एक नियम दिया है, हुक का नियम। इन्होंने कहा है कि अगर आप इलास्टिसिटी के भीतर, अगर आप इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जितना प्रतिबल लगाओगे, जैसे मैंने इस वस्तु पर इतना ही प्रतिबल लगाया, इतना, तो इतनी विकृति मिली। यदि मैं प्रतिबल ज्यादा लगाऊंगा तो विकृति ज्यादा मिलेगी, प्रतिबल और लगाऊंगा तो विकृति और मिल जाएगी। बस हमें ध्यान रखना है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही, सीमा क्रॉस ना होने पाए, नहीं तो फिर से लौट नहीं पाएगी। तो बहुत सिंपल सा इन्होंने एक परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल उस वस्तु में होने वाली विकृति के अनुक्रमानुपाती है, विकृति के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात इन्होंने कहा कि जितना आप प्रतिबल लगाएंगे उसी रेशियो में आप विकृति हासिल करेंगे, अल्फा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ये, और फिर इन्होंने कहा कि ई, जहां पर किसे कहेंगे, इसे कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसे कहेंगे यंग गुणांक, बराबर है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति। तो जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो इसी फार्मूले पर आपको फिट रखना है। जब भी एग्जाम में सवाल आए इसी फार्मूले पर आपको फिट रख देना है, ठीक है। इसे हमें ध्यान में रखना है, प्रतिबल और विकृति का जब सवाल आए तो, ठीक है। तो परिभाषा है प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल उस वस्तु में होने वाली विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। अगर आप ध्यान देना, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, ऐसा लिखना है इंग्लिश भाषा में कि अंडर द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, एंड ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऐसा नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट भी दे दीजिए डिटेल में पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, निकला बेटा, जितना पढ़ा है इतना पढ़ लो, इतना नोट कर लो, खुद से मंत्री मत बनो। अध्यापक नामक विषय वस्तु पर भरोसा करना सीखो बेटा, है ना। जब तक आप सीखने के क्रम में नहीं आओगे, जब आप सब्सक्राइबर बन के आओगे तो फिर यही हालात है जैसा आपके साथ रहेगा। तो पहली बात ना, किसी भी अध्यापक पर भरोसा सीख करिए। जब तक भरोसा नहीं रखोगे तब तक आप काम नहीं, खुद से मंत्री बन जाओगे। तो ना मेरी नजर में 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, सैकड़ों हजारों मंत्री घूम रहे हैं इस मार्केट में, और जिसने दिल से पढ़ा ना और जो रिवीजन पर फोकस किया, केवल एक बात याद रखना मेरी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन कर सको उतना करो। जो ये कर ले गया वो युद्ध जीत गया है, ठीक। तो कोशिश करो जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना नोट्स बना लो, किसी पर
किसी पर ध्यान रखना है तो केवल नोट्स पर रखो और किसी चीज पर नहीं। बाकी भैया आप तो बहुत सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो, अपने हिसाब से देख लेना। इस तरह से जो हुक का नियम है इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एग्जांपल्स चेक करें उसे ध्यान देना जाए, और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं हुक के नियम के, तो लिखिएगा। उदाहरण, एक तो जो कमानीदार तुला होती है, बैलेंस, पहला एग्जांपल है कमानीदार तुला, कमानीदार तुला। दूसरा जो बंदूक की स्प्रिंग होती है ना, वो भी इसी हिस्से पर काम करती है। तो अगला एग्जांपल है बंदूक की स्प्रिंग, बंदूक की स्प्रिंग। तीसरा ध्यान देना कि जो भूकंप रोधी घर बनाए जाते हैं वो भी हुक के नियमों को ध्यान में रखकर के बनाए जाते हैं। तीसरा हो जाएगा भूकंप रोधी घर की डिजाइन। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे, जिसका नाम है मुख्य तौर पर हुक का नियम। सर ई के बाद और गुणक से पहले क्या लिखा हुआ है, ई प्रोपोर्शनल टू, ठीक, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक वर्ड है जिसे हम कठोरता से कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है कठोरता, या इसको हम कई बार हार्डनेस या कई बार इसको हम स्टिफनेस जैसे शब्दों से समझते हैं। अभी क्या है, देखो हमारे आसपास बहुत सारी ठोस वस्तुएं हैं। जैसे अगर हम ठोस वस्तुओं की चर्चा करें दो ही ले लेते हैं या तीन ले लेते हैं। जैसे मान के चलना, एक हम लेते हैं लोहा की प्लेट, और एक लेते हैं हम लकड़ी, और एक लेते हैं हम डायमंड। ओके, अब आपको बताना है कि इन तीनों में से सबसे कठोर कौन लग रहा है, ठीक है। लोहा, लकड़ी और डायमंड। ओके थैंक यू। इन तीनों में से सबसे कठोर कौन सा लग रहा है बताओ। तो सबका सीधा सा उत्तर है डायमंड। मैं आपसे पूछूं क्यों, व्हाई, तो उत्तर हो जाएगा इसकी आंतरिक संरचना। क्या हो जाएगा, इसकी जो आंतरिक संरचना है यही बड़ा रीजन है। और रीजन कैसा है, वो रीजन है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर आणविक अवकाश और आंतरिक बनावट। क्या कह सकते हो कि ठोस पदार्थों की कठोरता उनके अंतर आणविक अवकाश, उनके अंतर आणविक अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस व आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है, आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। इंटर सेलुलर स्पेस जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हार्डनेस बढ़ेगी, इसको ध्यान रखना है। उतनी ही कठोरता बढ़ेगी। और किसी भी कठोरता को मापने के तीन पैमाने हमारे पास हैं, उनको ध्यान में रखना है। किसी भी कठोरता को मापने के हमारे पास तीन प्रमुख पैमाने हैं। क्या क्या है उसको देखा जाए। एक है मोह हार्डनेस स्केल, तो लिखिए हेडिंग कठोरता मापने के पैमाने के पैमाने। पहला पैमाना है जिसे हम कहते हैं मोह हार्डनेस स्केल, MOHS, मोह हार्डनेस स्केल पहला पैमाना है। और इस पैमाने पर, मोह हार्डनेस स्केल के पैमाने पर हम विभिन्न प्रकार के और अयस्कों का या विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्वों का कठोरता मापते हैं। तो क्या मापा जा रहा है, तो इस पे हम माप रहे हैं विभिन्न और या अयस्क अथवा अकार्बनिक पदार्थों की कठोरता, पदार्थों की कठोरता मापते हैं। और इसी से, इसी मोह हार्डनेस स्केल से हम मापते हैं कि डायमंड कितना कठोर है। डायमंड की जो हमें स्केल मिलती है वो 10 मिलती है, और जिसका स्केल 10 मिल जाए वो बहुत कठोर होता है। तो चाहे आपको असली वाला डायमंड मिले या चाहे आप लैब ग्रोन डायमंड की बात करें, जो LGD होते हैं, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं लैब में, उन दोनों का जो मोह हार्डनेस स्केल मिलेगा वो हमेशा 10 के आंकड़े पर मिलेगा। और 10 के आंकड़े का सीधा मतलब है कि वह वस्तु बहुत कठोर होगी, है ना, इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्केल है वो है ब्रिनल विकर स्केल। और इस ब्रिनल विकर स्केल पर हम मापते हैं धातु की कठोरता, कि कोई धातु कितनी कठोर है उसे रखने के लिए हम एक नया पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्रिनल विकर पैमाना। और तीसरा है कठोरता मापने के लिए जिसे कहते हैं सोर हार्डनेस स्केल। तो इसे देखेंगे ORE, हार्डनेस स्केल। और इसे ध्यान रखिएगा जो सोर हार्डनेस स्केल है इस पे बहुत कठोर चीजें नहीं मापी जाती हैं। सिंपल सिंपल सा, जैसे मान के चलो कि अब रबर की कठोरता मापनी है, लकड़ी की कठोरता मापनी है ना, प्लास्टिक की कठोरता मापनी है, अथवा हड्डी की कठोरता मापनी है। तो ऐसा जो सिंपल सिंपल सा ठोस मटेरियल है, उस सामान्य ठोस मटेरियल पर, है ना, उसकी कठोरता मापने के लिए हम सोर हार्डनेस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो मोह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोह हार्डनेस स्केल पर ही हम डायमंड हार्डनेस की बात करते हैं कि दुनिया में कुछ भी सबसे कठोर है। तो
पृथ्वी का सर्वाधिक कठोर वस्तु, पृथ्वी की सर्वाधिक कठोर वस्तु अगर कोई है तो वो यही है, जिसका नाम है डायमंड यानी कि। तो ये रहा दोस्तों वो दो गुण, एक तो था इलास्टिसिटी और एक था हार्डनेस यानी कठोरता, दोनों को हमने समझाया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पदार्थ के द्रव के यानी कि लिक्विड के गुण में या फ्लूइड के गुण में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात पदार्थ का जो गुण है या पदार्थ की जो अवस्था है उसके दूसरे रूप में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। दोस्तों पदार्थ की द्रव अवस्था के दौरान हम कई ऐसे भौतिकीय जानकारियों को हासिल करते हैं, जैसे सर हार्डनेस 10 से ज्यादा भी हो सकती है, नहीं मोह में नहीं हो सकती। द्रव में हमें जैसे एक शब्द मिलता है केशिकात्व, इसे कहते हैं कैपिलैरिटी। एक और हमें द्रव में भौतिकीय गुण मिलता है जिसे हम कहते हैं श्यानता या विस्कोसिटी, श्यानता। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिलता है द्रव अवस्था में, वो है कॉन्टेक्ट एंगल या संपर्क कोण। जब कभी कोई द्रव किसी सतह से टकराता है तो विशेष तौर पर कॉन्टेक्ट एंगल बनाता है। जब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम द्रव में ही पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, द्रव की अवस्था में ही हम बुयंस फोर्स या उत्प्लावन बल के बारे में, बुयंस फोर्स के बारे में देखते हैं और देखते हैं वस्तुएं कैसे तैर रही होती हैं। थोड़ा और आगे देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, आज जिस सिद्धांत पर आधारित होकर के सभी प्रकार की पनडुब्बियां और युद्धपोत बनाए जाते हैं, वो क्या है। द्रव अवस्था में ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें पास्कल अथवा द्रव का जो दाब है, फ्लूइड प्रेशर है, इसके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। और यहीं पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बर्नौली की प्रमेय या बर्नौली की थ्योरम देखने को मिलती है, जो कि द्रव और अन्य व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम द्रव के अध्ययनों को देखें, पानी गिर गया भाई, यदि हम द्रव के अध्ययनों को देखें ना, तो हमें कई ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसमें हम इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि केशिकात्व, श्यानता, कॉन्टेक्ट एंगल, पृष्ठ तनाव, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल और द्रव दाब और बर्नौली की प्रमेय, है ना। तो इन सबको हमें चिन्हित करके पढ़ना है। तो पहला जो हम आपको समझाने वाले हैं इन्हीं में से एक, इसका नाम है केशिकात्व। तो आइए समझते हैं, इसे आप चिन्हित कर लेना। तो पहला जो चैप्टर है वो है कैपिलैरिटी या केशिकात्व। तो अपनी कॉपी में लिख देना, कैपिलैरिटी या केशिकात्व। देखो अगर हम दो पॉइंट की बात करें, पहली बात तो दो वैज्ञानिक के बारे में समझ लेना। दो वैज्ञानिक हैं, लियोनार्डो दा विंची, और एक वैज्ञानिक है इसमें रॉबर्ट बॉयल, और एक वैज्ञानिक है बोहेम। तीनों का नाम केशिकात्व के कॉन्सेप्ट में आता है। तो केशिकात्व को सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो जानकारी प्रदान की इसके बारे में वो थे लियोनार्डो दा विंची। ये यही है जिन्होंने दुनिया की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई, इसका नाम था मोनालिसा, ठीक है। दूसरा, केशिकात्व की परिभाषा इसे देने का क्रम जाता है नाम रॉबर्ट बॉयल को। ये वही बॉयल है जिन्होंने गैसियस नियमों को दिया है। और तीसरा, केशिकात्व का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस सिद्धांत के जो जन्मदाता है उनका नाम है बोहेम। तो पहली बात तो तीन वैज्ञानिक फिट हो गए। अब आप थोड़ा सा केशिकात्व को समझिए, ध्यान देना। इफ वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ए टिश्यू पेपर, आप सोचो अगर मैं इस टिश्यू पेपर को इस पानी के ग्लास में डाल दूं तो थोड़ी ही देर बाद ये टिश्यू पेपर अपने आप गीला होने की स्थिति में आ जाएगा, और मात्र कुछ देर का इंतजार करना है, ये अपने आप गीला होने की पूरी व्यवस्था में है और ये तेजी से रैपिडली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और मैं इसे थोड़ी देर रख देता हूं और आप देखना, वेट एंड वॉच। तो यानी कहने का कि जब किसी पानी में, ये पानी का एक बड़ा सा पात्र लेते हैं और इसमें पतली सी कांच की केस नली डाल देते हैं, ये है कांच की केस नली, कांच की केस नली इसमें प्रवेश करा दी गई। तो अब क्या होगा, होगा ये मंजूरी खुदा होगा कि पानी तो यहाँ तक भरा था, यहाँ तक, लेकिन धीरे 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 देखा गया कि जैसे अभी हाल फिलहाल में ये देखना पूरा भीग चुका है, ये यहाँ तक पूरा गीला हो चुका है, ये पूरा हिस्सा, जबकि पानी बिल्कुल नीचे था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बहुत बहुत माइक्रो फाइबर की केस नलियां हैं या कैपिलरी ट्यूब अवेलेबल हैं, और इसी कैपिलरी ट्यूब की वजह से पानी बिना किसी फर्जी ताकत के, बिना किसी बल के, कितना पानी आया, जबकि पानी बहुत नीचे में रखा हुआ था। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब कभी पानी इन पतली केस नलियों के माध्यम से ऊपर चढ़ने लगे, और ये ऊपर कैसे चढ़ रहा हो, तो ऊपर चढ़ रहा हो इसका कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा हो, चढ़ तो ऊपर है लेकिन बीच में ढलान के साथ चढ़ रहा है, अर्थात ये जो बनावट है वो कॉनकेव है। कैसी है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस या चंद्र, क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। तो हमने देखा कि पतली केस नली के माध्यम से जल बिना किसी बाह्य बल के ऊपर चढ़, हम ये देख रहे हैं कि पतली केस नली के माध्यम से जल बिना किसी बाह्य बल के, बिना किसी बाह्य बल के ऊपर चढ़ा। ओके, सेम या लगभग ऐसी घटना एक और दोहराते हैं। इस बार हम एक और पात्र लेते हैं, बट इस पात्र में हम भरेंगे पारा और एक पतली सी केस नली लगा देंगे। यहाँ भी ये केस नली है, कांच की बनी हुई है, और इसमें हमने क्या भर दिया है, तो इस बार हमने पारा भरा हुआ है, Hg इसमें भरा हुआ है। तो अब देखिए ये पारा हमने भर दिया, ये है पारा। अब क्या होगा, होगा क्या कि इस बार पारा ऊपर ना जाके बल्कि नीचे जाएगा, यानी
नीचे की तरफ जा रहा है। पर ध्यान देना, उसका जो मेनिस्कस बन रहा है वो कॉन्वेक्स बन रहा है। कैसा? उत्तल मेनिस्कस बन रहा है। कॉनकेव मीन्स होता है अवतल। क्या होगा? अवतल। तो इस बार Hg था और कांच था, इसलिए पारा नीचे जा रहा है, पारा नीचे गया और इसमें भी कोई बाह्य बल नहीं लगा। ब्रैकेट कर सकते हैं, बिना बल के, बिना बल के द्वारा। और मेनिस्कस कैसा बन रहा है? तो जवाब हो जाएगा उत्तल। कैसा बन रहा है? उत्तल मेनिस्कस का निर्माण हुआ। तो ये दोनों घटनाएं अब आपको केशिका तो समझाने के लिए तैयार है। अर्थात बिना किसी बाह्य बल के जब पतली केस नली के द्वारा पानी नीचे से ऊपर अथवा पारा ऊपर से नीचे जा रहा हो तो यह घटना केशिकातो कहलाती है और पतली नलिका को केस नली कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना हो तो बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाए। पारा वाला बेटा फिर से समझा? देखो रानी कुमारी, पारा में पारा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऐसा उत्तर की तरह चेहरा बनाएगा। उस पाइप में नीचे जाएगा ऐसे ऊपर। तो ऐसा उत्तर की तरह चेहरा बनाएगा। उस पाइप में नीचे जाएगा तो ऐसे ऊपर उठा हुआ उत्तल लेंस बनाएगा, है ना? इसलिए उसे बोलेंगे उत्तल मेनिस्कस या कॉन्वेक्स। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब बिना किसी बाह्य बल के, बिना किसी बाह्य बल के पानी पतली केस नली के माध्यम से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ता है अथवा विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में पारा यानी कि Hg कांच की केस नली द्वारा नीचे जाता है तो यही घटना केशिकात्व कहलाती है। यही घटना केशिकात्व कहलाती है। ओके, तो परिभाषा क्लियर हो? एक बार क्या हुआ, पानी नीचे गया, सॉरी पानी नीचे से ऊपर गया लेकिन पारा ऊपर से क्या गया? नीचे आ गया। तो इन दोनों घटनाओं को हमने एक नाम दिया और नाम क्या था? वो था केशिकात्व। यानी कि द राइजिंग ऑफ द लिक्विड थ्रू अ थिन कैपिलरी ट्यूब एंड फॉलिंग द लिक्विड आर mercury through a thin capillary tube is the phenomenon. This phenomenon is called the capillarity and this phenomenon is called the capillarity. अब ध्यान देना, केशिकात्व का अपना कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? कि एक सक्रिय नलिका के भीतर, अब परिभाषा को और क्लियर करना, एक सक्रिय नलिका के भीतर ससंजक बलों और असंजक बलों की परस्पर क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के कारण क्या उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है जो कि तरल को या तो ऊपर ले जाएगा या तो नीचे ले जाएगा और यही घटना उत्पन्न करती है केशिकात्व। द इंटरेक्शन ऑफ द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, है ना? एडहेसिव फोर्स विद इन अ नैरो ट्यूब प्रोड्यूस द सरफेस टेंशन। ध्यान देना, पृष्ठ तनाव का बहुत बड़ा रोल है केशिकात्व की घटना में। जब भी सवाल है कि वाई केशिका, तो सर Hg नीचे क्यों आता है, वही तो बात अंबिका झा बताएंगे ना। अभी तो मैं आपको दो कंडीशन समझाएंगे ना बेटा, Hg नीचे जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है उसकी चर्चा यहीं से आएगी। एक वर्ड है कोहेसिव फोर्स, एक वर्ड है एडहेसिव फोर्स, इन दोनों को समझा जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जब भी कैपिलरी एक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द कैपिलरी एक्शन, देन योर आंसर इज द ओनली रीजन इज अ सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो वो क्या करता है? लिक्विड पे तो अपवर्ड करेगा या लिक्विड को डाउनवर्ड करेगा और यही मेन रीजन है कैपिलरिटी का, यही मेन रीजन है कैपिलरिटी का। ओके, अब ध्यान देना कैपिलरिटी की कुछ बातें ध्यान रखें, जैसे जो केस नली की त्रिज्या अधिक होने पर केशिकात्व कम हो जाएगा। जैसे ध्यान देना, अगर बहुत मोटी केस नली हो जाएगी तो ये अच्छा नहीं है, केस नली का पतला होना बहुत आवश्यक है और इसी को हम कहते हैं ज़्यूरिन का नियम। ये बात ज़्यूरिन ने बताई है कि आप जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब रखेंगे उतना शानदार कैपिलरिटी एक्शन होगा। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण अधिक होने पर केशिकात्व की क्रिया कम हो जाती है और जीरो ग्रेविटी कितनी भी बड़ी केस नली क्यों ना हो, माइक्रो ग्रेविटी पर केशिकात्व बहुत तेज होगा। तो यानी कि ग्रेविटी अगर ज्यादा हुई तो कैपिलरिटी एक्शन स्लो हो जाएगा। अगर आप चांद पर चले गए तो यहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। इसलिए चांद पर कोई बड़ी पतली केस नली अगर लगाओगे तो पानी खुद ही भागता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहां है ही नहीं, अतः केशिकात्व की घटना बहुत तेज होगी। एक और बात, उच्च पृष्ठ तनाव केशिका की क्रिया को बढ़ा देता है। जितना हाई सरफेस टेंशन आएगा उतना ही फास्ट कैपिलरिटी एक्शन होगा। एक और ध्यान देना, जो तरल का घनत्व है, डेंसिटी है, अधिक होने पर केशिका क्रिया में कमी आएगी। सोचो, अगर तरल बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तरल बहुत गाढ़ा हो गया तो केशिका क्रिया यानी पानी ऊपर चढ़ना बंद कर देगा। अधिक असंजक बल केशिकात्व को बढ़ाता है। पानी और कांच के मध्य असंजक बल ही है। असंजक बल का मतलब है जब दो अलग अलग प्रवृत्ति के पदार्थ आपस में चिपका लें। जैसे ये पानी और मेरा हाथ, देखो ये हाथ, हमारे हाथ को पानी ने गीला कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पानी और मेरे हाथ के बीच में कौन सा बल लगता है? असंजक बल, इसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। पानी हमारे हाथ पर आकर के चिपक गया है, ये देखो, यह एडहेशन हो गया। तो आपसे कई बार सवाल आ सकता है पानी हाथ को गीला क्यों करता है? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये असंजक बल है। अब हम देखो ऐसे छिड़क रहे हैं, जैसे कई बार देखा होगा ऐसे, ओ क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा चिपकने वाला नहीं है कि इतना पानी हमारे हाथ में, असंजक बल तो है, एडहेसिव फोर्स तो है, बट इतना नहीं है, हमने इसको छिड़का दिया। लेकिन अभी आप बूंद लगा लो, ऐसे छिड़काओ, संभव नहीं है। कई बार वो चिंगम खाओ ना, चिंगम, और उसको सोचो कि ऐसे छिड़ाएं तो छुड़ाते हैं, एक से छूट के दूसरे में लग जाता है, दूसरे से तीसरे में लग जाता है। क्यों? क्योंकि चिंगम में और उंगली में इतना एडहेसिव फोर्स है कि उसका काम ही है एडहेशन करना, चिपकाना। तो समझ में आया? जितना ज्यादा चिपकेगा, जैसे भाई पानी चिपक रहा है यहाँ से, तो चिपकता 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 सीधा ऊपर चला आएगा। समझ में आया?
तो इस क्लास में आपको एहसास क्या हो रहा है? क्लास का एहसास ये हो रहा है कि पेपर गया है टल और हम पढ़ाने के मोड को कर दिए हैं धीमा। समझ में आया? तो अध्यापक तो हर स्तर पे समझदार है ना वो। तो आप समझिए और समझ करके लिखिए और जितना शानदार लिख लिए उतना अच्छा। रिवीजन करना, एक बात याद रखना, एग्जाम अगर पास करना है, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। पानी गीला करके बता तो दीजिए। खातून कितनी बार बताएं? पागल। ध्यान दो, संपर्क कोण अगर छोटा होगा तो जल को अधिक ऊपर उठाता है। जैसे ही संपर्क कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जल नीचे गिरने लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, अगर उच्च श्यानता होगी यानी कि गाढ़ापन ज्यादा होगा तो केसी का क्रिया क्या कर देगा? कम कर देगा। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वो पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में एकदम यहाँ से यहाँ लेकर के आएंगे। यदि यहाँ से पूछना चाहेंगे वो तो सवाल यहीं से करेंगे, ठीक है? तो वही बात अंग्रेजी भाषा में है, अपने हिसाब से नोट डाउन करना। अब ध्यान दो, अगर हम आपसे पूछें कि केसिकात्व के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, किसके? तो जवाब हो जाएगा केसिकात्व के। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ पाते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड साल्ट टू द बॉटम ऑफ द जाइलम। आपने देखा होगा जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो एक शब्द आता है जाइलम, उतक के द्वारा नीचे से ऊपर जल व खनिज का परिवहन, ये जो हो रहा है ये किसी तत्व के कारण ही हो रहा है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ ऑयल बाय कॉटन कैपिलरी फ्रॉम द बॉटम टू टॉप लैंप एंड अदर चीजों में, लैंप अथवा लालटेन में कॉटन के माध्यम से तेल का नीचे से ऊपर चढ़ना, ये भी है किसी तत्व की घटना। यूरिन कैथेटर देखा होगा, कई बार यूरिन रुक जाती है तो पेशाब की थैली लग जाती है ना, जो मूत्र नलिका व कैथेटर की कार्य प्रणाली, ये भी किसी तत्व पर काम करता है। बिना किसी बाह्य बल के यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर, अभी जस्ट मैंने दिखाया था टिश्यू पेपर का, तो लिख सकते हैं कि टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर की कार्य पद्धति। इसके बाद है ड्राइंग हेयर बाय टॉवेल। आपने देखा होगा तौलिए खाली सर में आप लपेट लीजिए, कई बार देखिए तो महिलाएं तौलिए को सर पे लपेट लेती हैं, अपना काम करना शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद बाल खुद ही सूख जाता है। ऐसा देखा, कारण कि तौलिए में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो गैस नली का काम करते हैं, तौलिए से बाल सुखाना। इसके बाद स्पंज ड्राइंग द वाटर इन क्रिकेट ग्राउंड। भारत में देखा हो कई बार बारिश होती है, जाके स्पंज से पानी सुखवाते हैं। स्पंज द्वारा क्रिकेट मैदान आदि में पानी सुखाना। देखा होगा कि वर्षा के समय लकड़ियां फूल जाती हैं, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे केस नली में पानी हो जाता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी का फूल जाना। जब देखा होगा कि टीयरिंग, जैसे आंसू आती है ना, आंसू गिरने लगते हैं, तो रोते समय ऐसा थोड़ी कि ऐसा कर रहे हो, रो रहे हो या ऐसा रो रहे हो, तो रो ही रहे हो, उसमें ताकत नहीं लगा रहे, है ना? उल्टी थोड़ी कर रहे हो, आंसू कर रहे हो ना, आंसू निकलना, तो ये अपने आप निकल बिना किसी भावना, भावना चाहिए इसके लिए। और बच्चों को भावना भी नहीं चाहिए, उनको बहाना चाहिए सिंपल सा, ऐसा नहीं आंसू कर रहे हो, इसके लिए पलटी करने की ताकत लगानी पड़ जाएगी। नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट शकिंग, बिना खींचे, कई बार ना ब्रेस्ट से मिल्क खुद ही बाहर निकलने लगता है, तो बिना खींचे स्तन से दुग्ध पान करना, बच्चे अक्सर कई बार ऐसा करते हैं। इंसिडेंट ऑफ स्टेचू टेकिंग मिल्क, कई बार देखिए तो मूर्तियां दूध पीने लगती हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, मूर्तियां दूध पीने लगती हैं क्योंकि वो पत्थर से बनी होती है ना, और पत्थर में बहुत छोटी छोटी केस नली होती है, तो जब आप दूध कभी मूर्ति के बिल्कुल टच करा दोगे ऐसे, तो मिल्क चूंकि बेसिकली के हिसाब से अंदर चला जाएगा, तो रखा गया था पूरा दूध भर के, गिलास भर के, थोड़ी देर गिलास कम हो गया, हल्ला मचा दिया कि भाई गणेश जी दूध पी लिया, इसकी वो है नहीं, आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो कि आपकी वजह से गणेश जी दूध पी लेंगे, इतना खाली गणेश जी नहीं होते हैं, है ना? बट माहौल है तो बना दिया उसने, खैर इतना भी शक्ति नहीं है अपने मनुष्य के अंदर। तो खैर, रैपिड डैम्पिंग ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द वॉल, दीवार का निचला हिस्सा जल्दी खराब हो जाता है, दीवार का निचला भाग जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि देखा होगा बाथरूम आदि में पानी इतना ज्यादा लग जाता है कि धीरे धीरे दीवार का हिस्सा खराब होने लगता है। इसके अलावा खेतों में देखा होगा किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, किसान खेतों की जुताई करके केस नली को तोड़ देते हैं, जिससे नमी बरकरार रहती है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके बेस पर आप कह सकते हैं कि किस एकात्व की घटनाएं हमारे आसपास होती हैं। इन्हें आप बिंदुवार क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब कल से हम आपको समझाएंगे, आज का कार्यक्रम क्रॉस कर रहे हैं, कल से आपको समझाएंगे संपर्क कोण क्या है, और कल इस कार्यक्रम का इनके इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रवेश कर रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। आज नमस्ते, खूब सारा आपको बधाई भाई कि आपका पेपर थोड़ा थोड़ा टल गया है। तो और आप देखना शुरू कर चुके हैं विज्ञान और तकनीकी का कार्यक्रम ईडीओ के लिए। दोस्तों, परीक्षा तिथि है वो अब आगे बढ़ चुकी है, अतः आप भी थोड़ा सा चैन की सांस ले रहे होंगे। तो आज से आपके लिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए। एक तो यही है जो चल रहा है कि फिजिक्स ये रोज दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलता रहेगा, है ना? और
से लेकर के 2:30 बजे तक का लगभग 1.5 घंटे का इंटरवल रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट। और इस इंटरवल में आप भी निकलें 5 और 30 मिनट से 4 बजे बातचीत करने की व्यवस्था है, वो प्रतिदिन 3 घंटे हो जाएगी, है ना? ये ध्यान देना। आधे से अधिक संपन्न भी हो चुका है, ताकि आधार जी की कक्षाएँ हैं वो आम तौर पे 2 घंटे डेली चलती रहें। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से आज से इस नए वर्ष की संकल्पना को बहुत सकारात्मक लिया है और हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि भई इस 2026 में आपके अंदर में एक आगे बढ़ी गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो जी सर, 2 बजे कर दीजिए। आप लोग वही है समस्या कभी दूर नहीं होती बेटा, तो आपकी समस्या व्यक्तिगत हो सकती है ना, सामूहिक नहीं हो सकती। तो जैसा भी था, एक टॉपिक था जिसका नाम था संपर्क कोण। हमने आपको संपर्क कोण के संदर्भ में बातों को समझा लिया था, है ना? तो हैप्पी न्यू ईयर सर, बायो का क्लास 2 से 4 करें। अर्चना कुमारी ये भाई कह तो दिया कि ना आपके हिसाब से अगर होता या मेरे हिसाब से होता, तो फिर चीज़ें कितनी आसान होती। कोचिंग है ना ये, तो इनके हिसाब से होता है ना? खैर, सर बाइलिंगुअल पढ़ाइए। हाँ, दोनों पढ़ा रहे हैं। आप कल भी बाइलिंगुअल पढ़ाए थे, उससे पहले पढ़ाया था। हालाँकि हिंदी माध्यम की बैच है, खैर आइए देखा जाए कि संपर्क कोण क्या है? तो लिख देना कि जब कोई द्रव किसी ठोस सतह के संपर्क में आता है, सतह के संपर्क में आता है, तो दोनों के मध्य खासकर द्रव के संदर्भ में विशेष कोण की स्थापना होती है। विशेष कोण की स्थापना होती है, जिसे संपर्क कोण कहा जाता है। जिसे संपर्क कोण या इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल, है ना? जैसे मान के चला कि ये कोई सरफेस है और ये कोई द्रव की सतह है और ये ऊपर एक हवा है, तो इस सरफेस और द्रव का जो एक लेयर है इसके बीच में जो एंगल बना, इसे ही कहा गया है कॉन्टैक्ट एंगल। अब इस कॉन्टैक्ट एंगल की 3 कंडीशंस बनती हैं, कौन सी? 3। तो यहाँ पर हमें नोट पॉइंट डालना है कि नोट डालना, देयर आर 3 स्पेशल कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट एंगल। देखिएगा, संपर्क कोण के संदर्भ में 3 प्रमुख स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। 3 प्रमुख स्थितियाँ प्राप्त होती हैं वो कौन-कौन सी? उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ध्यान देना। एक है कि जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा, दूसरा है जब थीटा 90 से कम होगा और तीसरा है जब थीटा 90 के बराबर होगा। यानी कि देयर आर 3 कंडीशन। थीटा मतलब कॉन्टैक्ट एंगल। ध्यान देना। पहली कंडीशन है, पहली बात ध्यान दो, थीटा मतलब होता है संपर्क कोण। क्या होगा? संपर्क कोण। याद रखना। पहली कंडीशन क्या है? कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। दूसरा, जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है। और तीसरा कंडीशन, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए। ओके? ये 3 कंडीशंस बनती हैं और तीनों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कब जल किसी सतह को भिगो सकता है और कब नहीं भिगो सकता, ये दोनों में से। तो अगर हम पहले पॉइंट पर नज़र डालें, तो थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, यानी कि थीटा इज़ लेस दैन 90 डिग्री। अब ऐसा है तो इसे हम कहते हैं, यह एक प्रकार की हाइड्रोफिलिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? हाइड्रोफिलिक कंडीशन, यानी कि जल अनुरागी है, अर्थात ऐसी स्थिति में जल किसी सतह को भिगो सकता है। तो कह सकते हैं, जल सतह को भिगो सकता है। ओके? ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 90 से कम हो तो अच्छी बात है। यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल बहुत हाई नहीं होना चाहिए, अर्थात जो निम्न संपर्क कोण है, कोण जल को भिगोने में सक्षमता प्रदान करती है। तो कहने का आशय है कि यदि आपका कपड़ा है और प्लस इस पे हमने पानी डाल दिया, तो क्या हो गया? भीगा-भीगा है समा। तो समा भीगी-भीगी सी है। इसका सीधा मतलब है कि द कॉन्टैक्ट एंगल इज़ ऑलवेज़ लेस दैन 90 डिग्री, है ना? दूसरी बात ध्यान देना, यदि कॉन्टैक्ट एंगल इनकी थीटा 90 के बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन भी क्या है? ऐसी स्थिति में भी जल सतह को भिगो देगा। जल सतह को वेट या गीला कर देगा। वेट यानी भिगो देता है। लेकिन कंडीशन नंबर नेक्स्ट जो है, अ, 90 से अधिक हो जाए, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक कंडीशन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ये है हाइड्रोफोबिक कंडीशन, अर्थात अब जल सतह को नहीं भिगोता। ध्यान देना, अब जल सतह को नहीं भिगोता। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे मान के चलो कि साउंड ठीक करो भाई, ऐसा समस्या है, पूजा कुमारी कहानी खराब हो जाता है। जैसे आप मान के चलो कि पॉलीथीन लीजिए और इस पर पानी डाल दीजिए, देखो पानी नीचे आ जाता है ना? क्योंकि वहाँ पर मामला ऐसा है, जो हाइड्रोफोबिक कंडीशन आ गई है। तो वही बात है कि जब कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, तो कैसा बनेगा? अवतल मेनिस्कस बनता है और गीलापन आ जाएगा। कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, तो उत्तल मेनिस्कस बनेगा, गीलापन नहीं होगा। यदि कोण का मान 0 डिग्री है, तो द्रव पूरी तरह से फैल जाएगा। और ध्यान देना, कि 0 डिग्री का मान 90 डिग्री है या उसके बराबर चला गया है, तो मेथड में एग्रीकल्चर का यूज़ अच्छा, तो द्रव प्राकृतिक रूप से गीला करेगा। तो ये 4 कंडीशन है। इन 4 अवस्थाओं में से एईडीओ में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना? तो बातें जो मैंने पहले लिखी हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर चिह्नित किया हुआ है। यही बात अंग्रेजी भाषा में इसे नोट डाउन कर लेना। खैर, अब इस आधार पर यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल के आधार पर हम आपको एक नए टॉपिक की तरफ ले चलेंगे, जिसका नाम है विस्कोसिटी या श्यानता। क्या बोलेंगे? बिल्कुल चुपचाप पढ़िए, नेतागिरी मत करिए, है ना?
कोशिश करिए कि अध्ययन पर फ़ोकस करिए। मैं बहुत ही सैद्धांतिक और सिस्टमैटिक समझाने का अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली बात तो नेतागिरी बदल, दूसरा एडवाइस मत दीजिए, है ना? एडवाइस आपकी पूरी तरह से अच्छी है, पर अभी आवश्यकता नहीं उसकी। आपकी केवल आवश्यकता है कि हमारी एडवाइस आप लीजिए और पढ़िए, है ना? एडवाइस देते क्या हो? समस्या क्या है ना, एक तो भाई साहब कह रहे हैं कलर बदल दो। कह रहे हैं व्हाइट से इसको नीला कर दो। दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि पेन का कलर बदल दो, काले से इसको पीला कर दो। तो ये क्या एडवाइस देते हो? साड़ी की दुकान थोड़ी खोली है, कलर चेंज करेंगे साड़ी का। या फिर कान लाल कर देंगे, बता दें इधर-उधर पढ़ाई करो। खैर, तो अगला जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसका नाम है सयांता। इसे हिंदी भाषा में सयांता, अंग्रेजी भाषा में विस्कोसिटी। अब ये है क्या? तो जैसे मान के चलो कि मैं इस बोतल में पानी है, इस ग्लास में पानी भर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसमें भरा, ये, और अब इसमें हम इस पेन से इसको ऐसे टेक करेंगे। अब देखो पानी अभी डांस कर रहा है। अगर आप बहुत पास से देखोगे, तो पानी में एक अपनी अभी डांसिंग खत्म, फिर से कर रहा हूँ मैं। देखो, अभी भी इसमें डांसिंग चल रही है पूरी की पूरी। तो वास्तव में ये डांसिंग थोड़ी देर बाद क्या हुई? खत्म हो गई। अब इसको हमने खत्म कैसे कर दिया? खत्म इसलिए हुआ ये, कारण इसकी सतह के बीच में जो ये नाच रहा था, उस नाचने वाले किसी ने विरोध कर दिया। तो कहानी वही है, द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। मान लीजिए कि हमने एक पॉकेट में एक पात्र है और इस पात्र को हमने पानी से भर दिया। सपोज दैट ये पानी है और पानी को भरा और हमने पानी को ऐसे नचा दिया। ये भी पानी ऐसे डांस कर रहा है। जैसे ही पानी डांस करेगा, तुरंत ही इसका विरोध करने का एक बल काम करेगा। ऐसे। तो कह सकते हैं कि जल की गतिमान सतहों के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है। ऐसे कह सकते हैं कि द्रव अथवा जल की गतिमान सतहों के बीच गतिमान सतहों के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है। एक विरोधी बल कार्य करता है जिसे नकारात्मक या जिसे ध्यान बल अथवा नकारात्मक बल कहा जाता है कहा जाता है। और जो पूरी प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया है, वह संपूर्ण प्रक्रिया श्यानता कहलाती है। तो ध्यान देना, वह संपूर्ण प्रक्रिया श्यानता कहलाती है। अर्थात द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, अर्थात द्रव प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध की घटना श्यानता कहलाती है। घटना श्यानता कहलाती है। और नीचे की नोट डाल देना कि विस्कोसिटी रिफ्लेक्ट द थिकनेस और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर श्यानता बहुत स्पष्ट तरीके से पूछा जाए श्यानता है क्या, तो ये मोटाई है, गाढ़ापन है या आंतरिक प्रतिरोध है किसी भी द्रव का। तो इसको भी आप नोट करके ऐसे लिख देना हिंदी भाषा में। ये बात नोट करके अंग्रेजी में लिख देना है और ये बात मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि वास्तव में श्यानता किसी द्रव का गाढ़ापन अथवा आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध है। गाढ़ापन अथवा आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर? उम्मीद है, यानी कि कहने का सही हो गया कि जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध होगा। और जितना ही आंतरिक प्रतिरोध होगा, उतना ही उस द्रव की क्या होगी? अपनी श्यानता या विस्कोसिटी। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। यदि आप इस स्तर पर इसे लिख सकते हैं, तो मेरी नज़र में काम बन जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज विस्कोसिटी। बहुत सिंपल लाइन में हमने डेविड टोनी भैया बता दी है। इंजीनियर डेविड टोनी के बड़े अच्छे इंसान। ठीक है? तो उम्मीद है आप अब समझ गए हैं। 2 स्तर की ये विस्कोसिटी होती है, एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है और एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ध्यान देना, एक है जिसे हम बोलते हैं डायनामिक श्यानता, एक होती है डायनामिक श्यानता, ध्यान रखना। और जो डायनामिक श्यानता होती है, इसे हम चिन्हित करते हैं पॉइज़ में। किसमें चिन्हित करेंगे? पॉइज़ में चिन्हित करते हैं। तो याद रखिएगा क्या है? इसका यूनिट है पॉइज़। तो इसे कई बार पूछा गया है, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज पॉइज़। क्या हो जाएगा? डायनामिक विस्कोसिटी इज पॉइज़। दूसरी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कौन सी है? तो नंबर 2 लिखना है अपन को, वो है काइनेमेटिक श्यानता। काइनेमेटिक श्यानता या काइनेमेटिक विस्कोसिटी या गतिज विस्कोसिटी, है ना? गतिशील और गतिज दोनों में ध्यान रखना है। इसको जब आप काइनेमेटिक की बात करो, रेशियो निकलता है इसमें, है ना? खैर उससे आपसे मतलब नहीं, बस आप दोनों को ध्यान रखना। इसको हम चिन्हित करते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो दोनों में आ सकता है एग्जाम में कि डायनामिक विस्कोसिटी के मात्रक बताइए। तुरंत लिखना होगा कि न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पॉइज़। क्या हो जाएगा? पॉइज़। और दूसरा पूछ सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक बताओ, तो आपको लिखना होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो कई बार इस तरह से सवाल आ सकता है, ध्यान देना। एक स्ट्रोक बराबर होता है, ये कई बार पूछा तो नहीं है लेकिन लिख दो। एक स्ट्रोक बराबर होता है 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसे आप चिन्हित करिए कॉपी में, कई बार ये पूछा गया सवाल है। और एक नोट आप नीचे डाल दीजिएगा और वो है कि किसी भी अगर द्रव को गर्म करेंगे तो उसकी श्यानता में कमी आती है। आपने देखा भी होगा कि भाई कोई द्रव है बहुत मोटा है और उसको आप गर्म करना शुरू करो तो पतला हो जाता है। जब द्रव को गर्म करोगे तो पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब है कि वो श्यानता उसकी डाउन हो रही है। क्या हो रही है? श्यानता डाउन हो रही है। और दूसरा, अगर हम गैस को गर्म करेंगे तो गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनियमित हो जाते हैं, इरेगुलेट हो जाते हैं। इरेगुलेट होने में, अनियमित होने में, ऐसी स्थिति में अब मान के चलना कि जो विस्कोसिटी है वो बढ़ने लगती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि गैस को गर्म करने पर उसकी श्यानता बढ़ती है और द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता घटेगी, है ना? दोनों कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख देना। यदि कोई द्रव है और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो क्या होगी? डाउन होगी। लेकिन अगर कोई गैस है, इसे गर्म करेंगे
तो अब ऐसी स्थिति में इसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो हाई हो जाएगी, है ना? कई बार इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, हमें ध्यान में रखना है। जैसे अब आपसे पूछ सकते हैं कि अलग-अलग पदार्थों की श्यानताओं के बारे में समझाइए, तो जितना गाढ़ा होगा, उसकी उतनी हाई विस्कोसिटी मानी जा सकती है। जैसे अब पानी है तो वो कम है, फिर ब्लड है, फिर कॉर्न सिरप है ना? मैपल सिरप है, कास्टर ऑयल है, हनी है, मोलासेस है, केचप है, पीनट बटर है ना? तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसकी अपनी एक श्यानता है, जिसे हमें ध्यान में रखना है कि किसकी विस्कोसिटी का लेवल किस स्तर पर होना चाहिए। तो इसे अपनी कॉपी में चिह्नित कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ें, है ना? जो लोग लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। ये तो नॉर्मल लगेगा ना? चल ये चल रहा है? यार ये अच्छा इसी लगवा दिया तो। ये तो लगाने से फिर डिस्टर्बेंस बड़ा कम होगा ना? इतना बार हेलीकॉप्टर लगवाते हो आप लोग। अब बताना भाई क्लियर आवाज़ ही देखो मैंने एक छोटा-सा सिस्टम लगा रखा है। आजकल जैसे छोटे आने लगे ना गोल-गोल कोई मैं देखता हूँ लगाता है लोग। मैं बोलूँगा टेक्निकल टीम को उसको खरीद के लाएँ। हमें लगा ना वो किसका है वो? अ, आपको लिखना नहीं बेटा, इसको नोट डाउन नहीं करना। मैं अभी जो मैं कलम से लिखूँ वही लिखना है। हॉलीलैंड का है। बहुत फेमस है। खैर, अब आवाज़ आ रही, ठीक। तो मैं एक क्रम लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना। कई बार श्यानता के क्रम पूछे जाते हैं, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ। श्यानता का क्रम घटता हुआ, है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जैसे पूछ सकता है आपसे, तो मान लीजिए कि हम लिख दें पुट्टी। आपने देखा होगा वाल पुट्टी आती है ना आजकल जो घरों में होती है, या हम कर दें टूथपेस्ट, या हम कह दें हनी, है ना? या इससे आगे बढ़ें तो मोटर हनी हनी के बाद लिखिएगा मोटर ऑयल, है ना? मोटर का तेल यूज करते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल के बाद आप चिन्हित कर सकते हो वाटर, पानी, फिर आप एल्कोहल, हेक्सेन, फिर आप हाइड्रोजन गैस। तो ये क्रम है बढ़ते से घटते का, है ना? तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपके काम का लिख दिया है। वो डिजिट क्योंकि बहुत धुंधली है, उसको मत लिखिए, कोई मतलब का नहीं है। खैर, तो इस आधार पर हमने विस्कोसिटी आपको समझाने का प्रयास किया। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे तापमान अधिक होगा तो श्यानता कम होगी किसकी? द्रव की। श्यानता अधिक किसकी होगी? गैस की। ये बात हमने पहले तय कर ली। दूसरा, दाब अधिक होगा तो द्रव की श्यानता अधिक होती है, लेकिन पानी की कम होगी। थोड़ा-सा ये जो रेड कलर, इसको ध्यान में रखना है कि आप अगर दाब ज़्यादा बढ़ा दोगे प्रेशर, तो श्यानता में कमी आती है, लेकिन श्यानता बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ने से, क्योंकि थिकनेस बढ़ेगी ना प्रेशर डालने से। पर पानी में ऐसा नहीं होता, पानी अपवाद है। दूसरा, गैसों पर दाब का प्रभाव लगभग शून्य माना जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर दाब गैसों पे बढ़ाओगे तो आमतौर पर उसकी श्यानता बढ़ती ही है ना? तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। पॉलीवाइल का तो जैतून का तेल बोलते हैं। हायर प्रेशर, हायर द विस्कोसिटी, बट वाटर विल हैव द लोअर विस्कोसिटी। ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट ऑन गैस, बट एट अ वेरी हाई प्रेशर इट विल इंक्रीज। इसके अलावा अगर अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा, यानी कि मान के चलो कोई पदार्थ है, 2 कण हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल है ना? कणों के बीच प्रभावी जो बल है, इस प्रभावी बल को ही हम कहते हैं अंतर आणविक बल। और ये बल ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है गाढ़ापन बढ़ेगा, और गाढ़ापन बढ़ेगा तो श्यानता अपने आप बढ़ेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इनको ध्यान में हमें रखते चलना है। खैर, अब ध्यान देना कि टाइप ऑफ फ्लूइड बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, बेस्ड है बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता के आधार पर द्रव के प्रकार देखा जाए किस प्रकार के द्रव होते हैं। तो हिंदी भाषा में ये समझना है कि श्यानता के आधार पर द्रव के प्रकार। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइंस में द्रव का मतलब केवल ये नहीं, पानी पानी का लिक्विड होता है बेटा, है ना? फ्लूइड लिखा होगा, इसका मतलब है कि वी टॉक अबाउट बोथ, मींस वी टॉक अबाउट लिक्विड एंड आल्सो गैस। तो व्हेन द वर्ड यूज एज अ फ्लूइड, देन यू ऑलवेज रिमेंबर द फ्लूइड मींस गैस एंड लिक्विड बोथ। तो यहाँ पर हम श्यानता के आधार पर फ्लूइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आपने ध्यान में रखना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं। अब मान लो न्यूटोनियन द्रव कौन से हैं, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार सवाल बन सकता है। तो फ्लूइड विच ए कांस्टेंट विस्कोसिटी रिगार्डलेस ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस, यानी कि अगर आप उसमें कोई प्रतिबल लगाते हैं, इसके बावजूद उसकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहे, तो ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड के रूप में जानते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि वह द्रव जिस पर बाह्य प्रतिबल लगाने के बावजूद उसकी श्यानता स्थिर रहती है, उसकी श्यानता स्थिर रहती है। अब बस ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट लगभग का है, रहती है, तो उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे इसमें दो ही बड़े एग्जांपल हैं जिनको ध्यान में रखना है, तो पानी और दूसरा हवा। ये दो ऐसे फ्लूइड हैं जिनको आप चाहे दाब दो या चाहे कोई भी स्ट्रेस करो, आमतौर पे ये अपनी श्यानता में कोई चेंज नहीं लाते हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम केचप को प्रेस कर दें, या ब्लेड को प्रेस कर दें, या मिल्क को प्रेस कर दें, तो वो तो अपनी श्यानता में तनाव में या तो ज्यादापन ला देगा, तो कमपन ला देगा। यानी फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंज विद द अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट, यानी कि वह द्रव जिस पर प्रतिबल अथवा विकृति के आधार पर उनकी श्यानता में परिवर्तन देखा जाए, उनकी श्यानता में परिवर्तन देखा जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, गैर न्यूटोनियन द्रव। क्या बोलेंगे? गैर न्यूटोनियन द्रव कहा जाएगा। तो एग्जांपल याद रखिएगा कि ये जो एग्जांपल है, इनकी पानी, इनकी हवा, इनकी गैसोलीन,
यानी कि अल्कोहल, शराब, है ना, यानी कि ग्लिसरीन, ये जितने हमने एग्जांपल्स बताए ये आएंगे किसमें, न्यूटोनियन द्रव में। तो अभी एग्जाम में अगर आ गया तो अच्छे से लगाओ, ये कहलाएंगे न्यूटोनियन द्रव, न्यूटोनियन द्रव कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं तो कोल तार हो गया, ठीक, रक्त हो गया, या टूथपेस्ट हो गया, है ना, ये लावा है, ज्वालामुखी का लावा हो गया, है ना, या पिघला या पिघली धातु हो गई। ठीक है, ये ऐसे नाम है जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। कैसे, तो इनको हम क्या चिन्हित कर सकते हैं, इन सब भाई लोगों को हम कह सकते हैं कि यू आर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या है ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ग्रीन कलर में जो है। तो हमने एक ही पेज में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि फेयर एंड लवली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है बट पानी कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। बस मेरी बात मान के चलना, धैर्य के साथ पढ़ना, हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सिस्टमैटिक एकदम क्रिस्पी मटेरियल आपको देंगे, बशर्ते आप धैर्य के साथ पढ़ लो। और ये बीपीएससी के कोर्स से थोड़ा अलग है, ईडीओ कोर्स तो थोड़ा मैंने अलग कर रखा है, डिजाइन सेटअप है, तो बस ऐसे ही ध्यान में रखते चलना, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको उस स्तर पर पढ़ाया जाए जिस स्तर पर अन्य कोई बीपीएससी के ईडीओ को लेकर नहीं चल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। अगला एक चैप्टर है जिसका नाम है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, जिसे हम कहते हैं ससंजक बल और असंजक बल। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, ससंजक बल और दूसरा है असंजक बल। तो दो नाम आपने डाला, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। दोनों में बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, सामान्य अंतर है और उसको हम समझते हैं। जैसे अगर देखो कि ये एक जल है, लिक्विड है, और इस लिक्विड को यदि मैं आपके सम्मुख लाऊं यहाँ पर, तो आप देखना ये वाला पॉइंट, और यहीं पर मैं अपना हाथ कर दूं, तो इस लिक्विड का अगर हम अपने हाथ पर इस तरह से गिराएं, तो देखो कि मेरे हाथ को ये भिगो दिया। ठीक, अब सोचो जरा कि ये पानी और ये मेरा हाथ, ये दोनों के दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। मटेरियल्स का मतलब ये भाई लिक्विड है और ये हमारा ठोस है, ऐसे ही मान सकते हैं। लेकिन अभी देखो ये पानी कितना ज्यादा चिपक गया, मैंने आपको बताया पहले भी, तो चिपक गया यानी कि इसको एडहेसिव कर दिया। अर्थात जब दो अलग अलग प्रकार के या अलग अलग स्थिति के मटेरियल्स की चीजें आपस में चिपक रही हैं, जैसे कि अब अभी आप पेन और कागज से लिख रहे हो ना, तो कागज इज अनदर मटेरियल एंड द इंक इज अनदर मटेरियल, बट व्हेन वी are applying a writing condition, then our liquid and then our ink is adhesive to paper. ठीक है, समझ में आया? तो ये एडहेशन है। बट जब हम सामान्य स्तर पर बात करें, जैसे अब पानी की दो बूंदें आपस में चिपक रही होंगी, तो जब सेम तरह की चीजें हैं, जब सेम तरह की चीजें हैं, तो ये कहलाएगा कोहेसिव। क्या कहलाएगा, कोहेसिव। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एडहेसिव, लाइक मॉलिक्यूल एंड सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, कोहेसिव। ठीक है, तो इसको हम एक एक पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि पहला लिख सकते हैं कि जब समान गुण अथवा प्रवृत्ति के कण आपस में आकर्षित होते हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल ससंजक बल होगा। जैसे एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो पानी की दो बूंदें अथवा पारे की बूंदें। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कि जैसे ये पानी है और ये पानी है, कह रहा है कि मुझे आपसे मिलना है, आओ मिलो ना। जब आपस में दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, ससंजक होगा। लेकिन इधर ये एक हाथ से गिलास पकड़ा हुआ है कांच का, तो कांच और पानी दोनों कैसे हैं, असंजक, है ना, ये ध्यान देना। तो हमें ध्यान में रखना है व्हिच इज द स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन द सिचुएशन, इस स्थिति पर निर्भर करता है। भैया पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं जो कि असंजक है, लिखिएगा जब अलग अलग गुण अथवा प्रवृत्ति के कण। नंबर 2 लिखते हैं परिभाषा, जब अलग अलग गुण अथवा प्रवृत्ति के कण आपस में मिलते हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल असंजक बल होगा। अब इसमें एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पेपर व गोंद चिपका दीजिए, पेन व पेपर पर लिखना, ठीक, हाथ का पानी से गीला होना, कई बार सवाल आता है कि पानी हमें गीला क्यों कर देता है, क्योंकि असंजक बल लगता है। कौन सा असंजक बल रहेगा, और दूसरा कांटेक्ट एंगल लो होगा, है ना। कई बार पूछता है कि भाई एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पानी गीला क्यों, गीला मतलब कांटेक्ट में आएगा तभी गीला करेगा। पहला रीजन, संपर्क कोण 0 होता है। कितना होता है, 0, 90 से बहुत कम। और दूसरा रीजन क्या है, असंजक बल, है ना, असंजक बल। तो उम्मीद है अब आप उत्तर बहुत सामान्य स्तर पर बता सकते हो कि गुरुजी पानी इसलिए गीला होता है, मरेंगे कहाँ ला कर देंगे, गरम कर दिमाग का डिस्टर्ब किया तो पानी की गोल क्यों। हाँ लोकेश बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखना, मत मचाओ यार, पहले जो बता रहे हैं उसको आत्मसात करो। गोल गोल मुंह घूमता रहता है। ओह मटेरियल ऑफ साइंस पढ़ते हो इसलिए पूछता है, अच्छा ठीक, आगे बढ़े। चलिए
अब हम आपको समझाने वाले हैं इस बेस पर नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो लिखिए अपनी कॉपी में हेडिंग पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, है ना? इसको समझते हैं। हिंदी भाषा में भी लिख देना। अरे कहाँ जाओ? इधर जाओ। इसे कहेंगे पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव उत्पन्न कहाँ होगा? तो पहली बात ध्यान देना कि तरल और खास करके द्रव में कहाँ पे उत्पन्न होगा? द्रव में। ये क्या है? अब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई कागज है, ये इधर नहीं भैया मंत्री जी कोई कागज रखे हो? टिश्यू लेते हैं जाके मान के ला, थैंक यू। अब जैसे मान लो ये पृष्ठ है, अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं, तो अब ये नॉर्मल है, मैं जो खींचूं तो देखो यहाँ पे टेंशन उत्पन्न हुआ एक, इसी कहते हैं पृष्ठ पर उत्पन्न हुआ तनाव। क्या कहेंगे? पृष्ठ पर उत्पन्न हुआ तनाव। ठीक, इसको समझा जाए। देखो नोट तो होगा ही, आप नोट खींचेंगे रे पगला, अपना पानी जाएगी। खैर देखो, यदि हम किसी बाउल में पानी भर लेते हैं, ये हो गया पानी। अब इसका जो ऊपर की सतह है, तीन तरफ से तो इसको हमने घेर रखा है, यानी कि अगर हम साइड 1 की बात करें तो ये टच में है, साइड 2 की बात करें तो भी ये टच में है, और अगर हम साइड 3 की बात करें तो भी उस पात्र के टच में है। लेकिन अपर साइड देखें, ये कैसा है? फ्री, स्वतंत्र है, फ्री है, स्वतंत्र है। अब ऐसे समझ लो कि अगर स्वतंत्र है, ऊपर की सतह पर एक बूंद होगी, सपोज दैट जो अपर लेयर है, यहाँ पर एक बूंद ऐसे होगी पानी की। जो निचला लेयर है ये भी पानी की बूंद है, मान लो ये पानी की बूंद हो गई। और हम जानते हैं कि जो जल की बूंद है, जल की बूंदों के बीच कौन सा बल लगेगा बताओ? के बीच लगता है संसंजक बल। ओके, ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के निकले हैं कि द कोहेसिव फोर्स इज अप्लाइंग बिटवीन द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। ये हम पहले से जानते हैं। दूसरी बात, इफ वी ट्राइंग टू अप्लाई कोहेसिव फोर्स देन वी फाइंड अ स्ट्रेच्ड कंडीशन, कि दोनों आपस में जब वैसे टिल्ला की तरह जैसे गांव में टिल्ले खड़े हो जाते हैं, वैसे बूंद आपस में सिकुड़ेगी, यानी कि ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज अप्लाइंग कोहेसिव फोर्स बिटवीन देम, देन द ड्रॉपलेट्स आर ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ध्यान देना, इसमें लिख सकता हूं यहीं पे कि ऐसी स्थिति में, ब्रैकेट में लिख देना, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जल की बूंदें सिकुड़ती हैं और न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की व्यवस्था में आगे बढ़ती हैं। जल की बूंदें सिकुड़ती हैं तथा न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, ओके, अब यही तो रीजन था कि why the droplets of water is behave like a spherical structure, because the droplet of water trying to acquire minimum surface area all around all side, because all side of the droplets of water is in three conditions। देखो ये कोई बूंद है पानी की, अरे गोल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि चारों तरफ से इसको खाली छोड़ दिया गया है ना, तो ये तो क्या करेगी यार भाई, मोड़ लो, कहेगा सिकुड़ 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 और गोल बन जाएगा। तो यही वजह है कि जल की बूंदें क्या हो रही हैं, जल की बूंदें गोल हैं। समझ में आ गया भैया? जल की बूंदें क्यों गोल हैं? क्योंकि ड्यू टू रीजन ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉपलेट्स एंड ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। खैर लौटते हैं और सरफेस टेंशन की बात करते हैं। अब इधर तो फ्री वाला मामला है नहीं, तीन तरफ से वो बर्तन है जिसमें रखा गया है। तो अब देखो होगा क्या कि ये जो नीचे वाला है, ऊपर वाले का नीचे खींच खींच खींच, तो कहेगा रुको भाई खींचते हैं, और एक मिनट, तो आओ तुम्हें हम 30 का गाना सुनाते हैं। तो नीचे वाली बूंद ऊपर वाले को क्या बोलेगी? आ जाओ 30 का गाना सुनाया जाएगा। तो ऊपर वाले का ऊपर क्या करेगा? तनाव में आएगा ना, खींचोगे किसी का नीचे, तो जब खींचोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कंडीशन होगी जिसे कहेंगे स्ट्रेच्ड कंडीशन। क्या कहेंगे? स्ट्रेच्ड कंडीशन कहेंगे, या एक तरीके से खिंचाव की अवस्था कहेंगे। तो जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस फील स्ट्रेच्ड, खिंचाव महसूस करती है, और इसी को कहा जाता है पृष्ठ पर उत्पन्न तनाव या पृष्ठ का तनाव। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस दैट अलाउ टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड द वे द लिक्विड अपर सरफेस एक्ट लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। हम कह सकते हैं कि अब परिभाषा इसकी हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखी, हिंदी भाषा में इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि चित्र जरूर बना, सारी समझ इसी चित्र में है और इस बात में है। तो परिभाषा यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं। किसी भी द्रव अथवा पानी की बूंदों के मध्य लगने वाला असंजक बल सबसे ऊपरी सतह पर विशेष खिंचाव उत्पन्न करता है, जिसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है, जिसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो सही कर लेना, तनाव कहा जाता है। अब ध्यान देना, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, याद रखिएगा। इसका मात्रक कई बार पूछा जा सकता है और वो है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। और सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर। और अगर हम सीजीएस तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखिएगा वो है डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर।
डाइन पर सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव का सीधा मतलब होगा न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। इस बात को कहीं पॉइंट दिमाग में रखिएगा। पहली बात कि पृष्ठ तनाव दो चीजों के साथ आपको समझना है। जब भी आपके मन में कोई पृष्ठ तनाव की भूमिका प्रदान करने का प्रयास करे तो बात ध्यान रखना है कि ये किसी द्रव में होगा। कहाँ होगा? पहली बात तो किसी एक द्रव में, लिक्विड में होगा। और सबसे खास हमने कहा कहाँ? पानी में देखा गया। दो बातें हो रही हैं, एक ऊपरी सतह प्लास्टिक की तरह खिंचाव महसूस करती है, और दूसरी बात आपको पकड़ लेनी है यहाँ कि द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है। अर्थात मान लो कि कोई द्रव पहले इतनी देर में फैला हुआ था, ये कोई द्रव था, जैसे ही आपने इस पर क्या किया, एसटी लगाया, अब इसका फैलाव क्या हो गया? ये हो गया। यानी कि इसने अपना एरिया कम कर लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। ये तो बात हुई। पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्यान देना, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं तो खिंचाव क्या हो रहा है? खिंचाव बढ़ रहा है, बट जो एरिया है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? यहां तक उम्मीद है मामला क्लियर है। तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ हमारे प्रभावी कारक हैं पृष्ठ तनाव के। पहला, अब आप इसे परिभाषा में लिख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव पर प्रभावी कारक। पृष्ठ तनाव पर प्रभावी कारक कौन कौन से कारक है? पहला, तापमान। तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। और सोचो, जैसे ही पृष्ठ तनाव घटेगा तुरंत क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने का मतलब है कि जो गर्म सूप है, गर्म सूप फैलाव की तरफ जाएगा, और गर्म सूप जब फैलाव की तरफ जाएगा तो पूरी जीभ पर फैल जाएगा ऐसे। और जब पूरी जीभ पर फैलेगा तो बहुत सीधी सी बात है कि हॉट सूप हैज बेटर टेस्ट। ये बात ध्यान रखना, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होगा, और पृष्ठ तनाव कम होगा तो एरिया बढ़ेगी। हॉट सूप है ना, तो सरफेस टेंशन लो होगा। सरफेस टेंशन लो होगा तो सूप पूरी जीभ में फैल जाएगा। खट्टी जगह खट्टा, मीठी जगह मीठा, तीखी जगह तीखा, ऐसा एकदम टंगी टंगी फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन बढ़ा लोगी, एक ही जगह जाके बैठ जाएगा, कोई समझ नहीं, ठंडा ठंडा मजा आता है। इसलिए गर्म खाना लो सरफेस टेंशन का मामला है। दूसरी बात, इंप्यूरिटी। अगर आप अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा? अशुद्धि मिलाने की दो शर्तें हैं। एक शर्त है कि सॉल्युबिलिटी हाई होगा, और एक शर्त है सॉल्युबिलिटी लो होगी। ध्यान देना कि जब पानी अथवा द्रव में अशुद्धि बहुत तेज घुले, अशुद्धि तीव्र घुले, जैसे आप नमक लाइए और प्लस पानी मिला दीजिए, तो अगर ऐसी इंप्योरिटी मिला रहे हैं तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा। समझ में आया? पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन अगर आप पानी लेते हैं और इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट अथवा इसमें आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये अशुद्धि बहुत कम घुलनशील है, अशुद्धि कम घुलनशील है, और अगर अशुद्धि कम घुलनशील होगी तो पृष्ठ तनाव घटेगा। ये दोनों ध्यान में रखना है, और कई बार एग्जाम में आता है। इसीलिए पृष्ठ तनाव कम करते हैं क्या डाल करके? केरोसिन, और इससे मच्छर नहीं पनपते, है ना। पानी में केरोसिन डालकर भाई मच्छर तभी पनपेंगे जब स्ट्रेच सरफेस होगी। आके बैठेंगे आराम से, हम उसका तोड़ देंगे सरफेस, क्या डाल के? मिट्टी का तेल डालकर पृष्ठ तनाव कम करते हैं, और मच्छर को भी क्या कर देंगे? प्रसार को कम कर देते हैं, है ना। कई बार बताया गया है। खैर, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आ सकती हैं। जैसे पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर मच्छर पनपते हैं, प्रजनन करते हैं। इसलिए क्या कर सकते हो? इसमें आप क्या डाल दो? मिट्टी का तेल डाल दो। तो जैसे ही तेल बढ़ाओगे पृष्ठ तनाव कम होगा, और मच्छर का जो पनपना है या जो मॉस्किटो होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। पेंटिंग ब्रश जल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि जल जैसे बाहर आएगा तत्काल न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करेगा और आपस में चिपका देता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार है, मैंने पहले बता दिया। पानी में डिटर्जेंट मिलाकर पानी को गर्म करके पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है, जैसा कि हमने इस सूप में किया है कि गर्म सूप का सरफेस टेंशन कम होगा, इसलिए इसकी एरिया बढ़ेगी, और एरिया बढ़ने से इसका स्वाद बेहतर होगा। क्या होगा? स्वाद बेहतर माना जाएगा। यही बात अंग्रेजी भाषा में है। तो खैर, कल हम आपको समझाएंगे प्रेशर यानी दाब। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे कुछ ही देर बाद हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, यानी कि 1.5 घंटे बाद, भोजन पानी करने के बाद, और बहुत अच्छा होगी उसकी हेलो नमस्ते, और मैं सुमित शुक्ला हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विज्ञान और तकनीकी के कार्यक्रम को, और अभी आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम से बचे हुए हिस्से का। यह कार्यक्रम एडीओ के लिए है और आप सभी हाजिर हैं। तो कल से आपका 2 विषय हमारे संदर्भ में शुरू हो गया है। एक तो हम लोग फिजिक्स पहले से पढ़ रहे हैं और लगभग इसके समापन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो अभी इधर जाएंगे, और दूसरा हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दिया, तो भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका अपना खुद का एक क्लास नोट्स जनरेट कर लेना चाहिए, है ना, कि जब तक आप क्लास। और दूसरा हमें आएंगे 2:30 बजे, देखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स के कल से बचे हुए हिस्से को। तो कल दोस्तों हम लोगों ने देखा था मुख्य तौर पर ऐसा टॉपिक जो कि संपर्क कोण था, और इसके बाद हम लोगों ने विस्कोसिटी पर नजर डाला था, और फिर चैसिक फोर्स और सरफेस टेंशन आदि को हमने कल चिन्हित कर लिया था। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रेशर यानी दाब। तो इस पर देखा जाए, देखो, क्योंकि हम अभी लिक्विड के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, तो लिक्विड का जो दाब होता है उसे कहते हैं लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर या द्रव का दाब। परंतु हम यहाँ पर दोनों स्तर के दाब को एक साथ कवर करेंगे। तो कभी आपका पैर इसके नीचे पड़ा हुआ है, ये है ऊंची हील का सैंडल। कई बार कुछ बच्चियां या जो इसे पहनने वाली युवतियां हैं वो बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि मार्केट में इसे पहना है और इसका अपना एक अलग ट्रेंड है, अतः इसे पहना जाता है।
और दुर्भाग्य से अगर किसी के नीचे, किसी का पैर इसके नीचे आ गया ना, तो अरे मोरे मैया हो जाएगा, है ना? बहुत तेज दर्द होता है। रीज़न क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, वो कम है। नीचे का जो एरिया है, वो बहुत नुकीला है और जिसका नुकीला क्षेत्रफल होता है, उस पर दाब ज़्यादा लगता है। यानी कि अगर हम बात करें प्रेशर की, तो ये होता है F/A यानी कि बल और बटे में क्षेत्रफल, बल और बटे में क्षेत्रफल। ई मतलब प्रेशर यानी दाब। कहने का सीधा मतलब हो गया कि अगर आप दाब अधिक चाहते हैं, तो सीधी-सी बात है कि क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, एरिया कम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा और यही बड़ा एग्ज़ाम्पल है इस चित्र में जो कि आपके सम्मुख है। यहाँ पर देखो तो इसका एरिया कम है, इस ऊँची हील के सैंडल का, अतः इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इस सैंडल में देखें, बहुत सज्जनता का सैंडल है, ये भी सज्जन है ना? यानी कि इस सैंडल का निचला जो हिस्सा है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक-ठाक उसकी तुलना में। एरिया ज़्यादा होने का मतलब है प्रेशर कम पड़ेगा और अगर ये पैर हमारे ऊपर पड़ता है, क्यों ही पड़ेगा लेकिन पड़ जाए कोई बात नहीं। तो इसकी स्थिति में प्रेशर कम होगा, है ना? तो बहुत सिंपल सा परिभाषा है कि वास्तव में दाब एक प्रकार का बल है जो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। कहने का मतलब है कि अगर ये कोई बड़ा-सा पृष्ठ हो, तो इसके किसी एकांक क्षेत्रफल पर यानी कि मान लो कि ये बड़ा-सा पृष्ठ है, तो इसका कोई यूनिट सरफेस एरिया है, मान लो ये। तो इतने क्षेत्रफल पर अगर कोई फ़ोर्स लग रहा है, तो इसी फ़ोर्स को नाम दिया गया है प्रेशर यानी कि बल, है ना? हमने जो आपको परिभाषा दी है, उस परिभाषा के आधार पर यह एक प्रकार का सूत्र होता है यानी कि P बराबर F/A है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दाब ज़्यादा कब होगा? जब क्षेत्रफल कम होगा, दोनों का उल्टा संबंध होता है। इसलिए देखा होगा कि पोर्टर निकुली जब बोझा ढोता है, तो अपने सर पर कपड़े अथवा गत्ते रख लेता है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर एक कपड़ा रख रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब इनका सर पर गत्ता या कपड़ा होगा, तो अपना ये एरिया बड़ा कर लेते हैं, ऐसा करके और एरिया बड़ा करते ही प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, ये गत्ता एक तरीके से कुशन का भी काम करता है, तो कुशन के काम में थोड़ा-सा जो रिजिडिटी है, हार्डनेस है, वो भी कम हो जाता है। तो ऐसा आपने भी किया होगा कई बार जब आपको कुछ बोझा ढोना होता है सर से, तो आप ऐसा आमतौर पे कर लेते हैं, बहुत टफ टास्क है लेकिन ऐसा करना होता है। ध्यान देना, लिखा है कि उससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसीलिए तेज़ धार वाले चाकू ज़्यादा काम करता है। देखा होगा कि जब कभी कोई चाकू है और वो तेज़ धार का है, यानी कि बहुत शार्प इसकी धार है, तो चूँकि इसका मतलब है कि अगर इसकी तेज़ धार है, तो धार तेज़ करने के लिए आपको इसका एरिया कम करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। एरिया कम होगा तो अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही इस चाकू का प्रभाव बढ़ेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है। मेरे दोस्तों, दाब एक ऐसा फिज़िकल मेज़रमेंट यूनिट है, जिसके फिज़िकल मेज़रमेंट है, जिसकी कई यूनिट हैं, बहुत सारी। जैसे अगर आप दाब की इकाई के बारे में याद करना चाहें या पूछना चाहें, दाब की इकाई या दाब का जो यूनिट है, वो कई है। कौन-कौन से हैं? जैसे एक है पास्कल। ध्यान देना, अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए, ये इंटरनेशनल तो पास्कल ही होगा, लेकिन पास्कल सबसे छोटी यूनिट है। ध्यान देना इस बात को भी कि दाब का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है और ये एसआई है। इसके अलावा टॉर है, एमएमएचजी है यानी कि मिलीमीटर पारे के दाब, इंच एचजी है और पाउंड एसआई एसआई है, बार है और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, ये सबसे बड़े स्तर का यूनिट माना जाता है। यानी कि जो एटीएम है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। सबसे बड़ी यूनिट या इकाई मानी जाएगी। तो कुल 7 ऐसे प्रमुख मात्रक हैं, यूनिट हैं, जिनमें से पास्कल एसआई यूनिट है, इसे याद रखना है। बाकी जो 5, 6, 7 हैं, उनको भी हमें ध्यान में रख कर के चलते रहना है। तो खैर, ये थोड़ी-सी परिभाषा दाब की रही और थोड़ा-सा जो सिनेरियो था दाब का, वो हमने आपको समझा दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इक्विवेलेंसी है, कई बार एग्ज़ाम में इक्विवेलेंसी से सवाल आते रहते हैं। जैसे अब आप एक एटमॉस्फेयर या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101325 यानी कि लगभग मान के चलना कि ये है सैकड़ा, हज़ार, 10, 1 लाख 1325 पास्कल के बराबर माना जाएगा, ठीक? दूसरा, एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 एमएमएचजी के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर एचजी के बराबर होगा, 29.92 इंच एचजी के बराबर होगा, 760 टॉर के बराबर होगा, 1.01325 बार के बराबर होगा और 14.7 पीएसआई के बराबर होगा और पाउंड पर स्क्वायर फुट जो होगा वो कितने होगा? 2116.8 पीएसएफ माना जाएगा। तो यह एक तरीके से कई बार इस क्रम को भी वो बहुत ही, अगर वो डेटा बेसिस के सवाल करना शुरू करेंगे, तो ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही सिस्टमैटिक, वही बात यहाँ भी लिखी गई है कि एटमॉस्फेरिक जो है इक्विवेलेंट है मिलीमीटर या एमएमएचजी है जो 760 है, एक एटमॉस्फेरिक का टॉर है 760, ये दोनों बराबर माने जाते हैं, ध्यान देना। ये दोनों बराबर माने, कौन-कौन? जवाब हो जाएगा ये, यानी कि एमएमएचजी 760 होगा और टॉर भी 760 के बराबर माना जाता है। दूसरा, इंच एचजी 29.9 इंच एचजी है, एलबी इंच स्क्वायर 1614.60 है ना, पीएसआई बोलते हैं और पास्कल है 1,1325 पास्कल, है ना? तो ये कुछ डेटा है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। खैर, ये दाब से कनेक्टेड कुछ फिगर आउट थे जिनको आप पॉइंट कर लेना। अब थोड़ा-सा वही है जो हमने आपको परिभाषा में बताया है कि दाब एक प्रकार का बल है, वही जो बातें हमने देखी हैं। अगला जो चैप्टर है वो है उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स, तो भी देखते हैं। एमएमएचजी और टार दोनों की वैल्यूएशन बराबर होती है, लेकिन उत्प्लावन बल से पहले हम आपको थोड़ा-सा द्रव दाब या फ्लूइड प्रेशर समझा देते हैं। तो अगला याद कैसे रखेंगे? अब दीपक भारती भैया, नौकरी आपको लेनी है ना, मुझे तो लेनी नहीं है, हमारा मामला फिट है। तो इसलिए याद तो आपको करना होगा। 2-4 डेटा दिमाग में रख के ही चलना होगा। प्रीलिम्स है ना ये, प्रीलिम्स में डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है फ्लूइड प्रेशर या द्रव का दाब, द्रव का दाब। तो बहुत कॉमन सी परिभाषा है कि किसी द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसे हम द्रव का दाब कहते हैं, कि रिफर टू ए फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड और गैस पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। यानी कि इसकी अगर परिभाषा चिह्नित की जाए तो कह सकते हैं कि किसी फ्लूइड अर्थात किसी, परिभाषा ऐसे लिखेंगे, किसी द्रव अर्थात या किसी तरल अर्थात द्रव अथवा गैस, द्रव अथवा गैस के द्वारा प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल द्रव का दाब कहलाता है। तरल का दाब
कहलाता है, तरल का दाब कहलाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, जो द्रव का दाब है, जैसे मान के चलो कि अगर हम इस ग्लास में जो कि हमारे साथ है, इसमें यदि हम पानी रखते हैं मान लो, और इस पानी में हम कोई चीज़ डुबोते हैं, डिप करते हैं इस पानी में, तो वो पानी मान लो वस्तु बीच में आई, उस वस्तु पर द्रव का दाब चारों दिशाओं में लगेगा। जैसे मान के चलो, यदि कोई हमारे पास वाटर बॉडी है ये, और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो इस वाटर बॉडी में यदि कोई पनडुब्बी या सबमरीन लेकर के हम गए, तो उस पनडुब्बी या सबमरीन पर सपोज दैट कि यह कोई पनडुब्बी या सबमरीन है, जो कि अंदर में प्रवेश की हुई है। तो अब इस पनडुब्बी पर सभी दिशाओं से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी दिशाओं से प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से द्रव का दाब लगना शुरू हो जाएगा। तो लिखा इट एक्ट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट विद इन द फ्लूइड, यानी कि नोट करना है कि किसी तरल में द्रव का दाब एकांक रूप में, एकांक रूप में सभी दिशा के साथ, सभी दिशा में बराबर प्रभावी होता है, बराबर प्रभावी होता है। बशर्ते ध्यान रखना है एक निश्चित बिंदु की बात हो रही है, तो ब्रैकेट रखना है किसी सर्टेन पॉइंट पर, किसी निश्चित बिंदु पर। अगर आप बिंदु बदलोगे तो भी चेंज हो जाए, है ना? अब इसकी जो एसआई यूनिट है सेम है, यानी कि पास्कल है, जिसे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये जो मात्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कई बार द्रव के दाब का ये मात्रक बार बार पूछता है, क्योंकि पास्कल नहीं पूछता, ये बात ध्यान रखना है। ज्यादातर वो किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकंड -2 के जैसे ये प्रश्न करते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना। आपको याद होगा कि एक टाइटन पनडुब्बी लेके गए थे टाइटैनिक के मलबा देखने के लिए। तो टाइटन पनडुब्बी अंदर ही अंदर वो धँस गई थी और फट गई थी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। तो टाइटन पनडुब्बी का जो मलबा था, उस पर इतना फ्लूइड प्रेशर लगा, इतना द्रव का दाब लगा कि वो अंदर ही फट गई, और उसमें बैठे लोग बहुत कम समय में, कुछ ही सेकंड के भीतर मारे गए होंगे, क्योंकि इतनी गहराई पर जाते-जाते उस पर इतना प्रेशर आ गया कि वो अपना काम करना लगभग अपनी सुरक्षा कवच खत्म कर दी थी। तो ये है द्रव का दाब, ध्यान रखना है। अब आप सवाल रखना दिमाग में ये कि द्रव का दाब और बुयांसी फोर्स में बहुत अंतर है दोस्तों। इस बात को समझिएगा थोड़ा-सा, फिर मैं आपको बुयांसी की तरफ ले चलता हूँ। फिर भी आप थोड़ा-सा फ्लूइड प्रेशर कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जितना आप डेप्थ लेके जाओगे, सपोज दैट कि अगर ये कोई बॉडी वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी में अगर यहाँ हो और यहाँ हो, तो यहाँ पर देखना ये डेप्थ बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो भी बहुत हाई होगा। यहाँ पर उस बॉडी में देखना, यहाँ पर डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, लो है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो भी लो होगा। दूसरा, अगर आप डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ाओगे किसी भी तरीके से, जैसे मान के चलना कि जब कभी समुद्र के जल में बहुत नमक हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है ना, आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे, यानी कि घनत्व बढ़ाओगे, तो अगर घनत्व बढ़ा किसी द्रव का, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके द्वारा जो द्रव का दाब लगेगा, फ्लूइड प्रेशर लगेगा, या जो तरल प्रेशर लगेगा या तरल दाब लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है ग्रेविटी। अगर गुरुत्व बढ़ा, ग्रेविटी बढ़ी, तो इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर जो द्रव या तरल का दाब है, तरल का जो दाब है, वो भी बहुत बढ़ता चला जाएगा। तो 3 ऐसे प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी मतलब बेटा गाढ़ापन, है ना? उसमें जो इम्प्योरिटीज़ वैल्यू है वो बढ़ेगी। जैसे आपको याद होगा कि आपने ज्योग्राफी में आपको सर ने बताया होगा। एक कॉन्सेप्ट है डेड सी का, है ना? तो डेड सी में लोग यूँ ही तैरते रहता है, कारण कि डेड सी में इस नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से एक तो वो ऊपर उठा के आपको रखेगा, क्योंकि नमक ज़्यादा होगा, तो बुयांसी ज़्यादा होगी, है ना? ये हमें ध्यान रखना है, बुयांसी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी का कैसे इंक्रीज़ होगा? अच्छा, ये बताना पड़ेगा। ग्रेविटी बढ़ने के दौरान होता क्या है? खिंचाव बढ़ता है। खिंचाव जब बढ़ेगा तो सीधी-सी बात है, प्रेशर बढ़ जाता है, बल लगता है ना। ग्रेविटी वास्तव में है क्या? ग्रेविटी एक प्रकार का फ़ोर्स है, बल है, और जब बल बढ़ेगा तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि P इक्वल टू F अपॉन A। तो P और F का कैसा संबंध है बेटा? कैसा संबंध है ना? तो F मतलब फ़ोर्स है, वो ग्रेविटी फ़ोर्स है। जब वो बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा, है ना? तो लिक्विड प्रेशर भी है, फ्लूइड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आलोक प्रकाश भैया समझ गए होंगे। खैर, आगे देखते हैं। अब कुछ बातें हैं जो कि टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेशर से संबंधित हैं, ध्यान देना। 2 तरह के फ्लूइड प्रेशर होते हैं, यानी कि अगर हम द्रव या तरल दाब के प्रकार आपको बताएँ, तरल दाब के प्रकार आपको समझाएँ, तो एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक होता है डायनामिक प्रेशर। तो ध्यान देना, एक है, हिंदी में भी यही लिखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक दाब। अभी कैसा दाब है? वास्तव में प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे मान के चलो कि हमारे इस ग्लास में जो पानी है ना, अभी रेस्ट पोजीशन में है, और यदि इस ग्लास में हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराएँगे, ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा, तो अभी चूँकि हमारा पानी रेस्ट पोजीशन में है, तो ये लेकिन एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर उत्पन्न करेगा चारों दिशाओं की तरफ से। तो ये चूँकि स्थिर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाएँगे। तो लिख सकते हैं कि जब तरल विरामावस्था में होता है, जब तरल विरामावस्था में होता है, तो उसके द्वारा आरोपित द्रव का दाब हाइड्रोस्टैटिक दाब कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक दाब कहलाता है ना? और ध्यान देना, हाइड्रोस्टैटिक दाब डेप्थ डिपेंडेंट होता है, यानी गहराई पर निर्भरता होती है।
ये बात नोट डाउन कर देना कि ये बात नोट लिख देना कि आप जितना ज़्यादा स्टैटिक वाटर में यानी समुद्र में मान लो स्टैटिक वाटर आ गया वो, तो उसमें जितना गहराई पर आप जाते जाओगे, उतना ही प्रेशर आप पर लगेगा। दूसरा डायनामिक प्रेशर, जैसे कोई फ्लूइड जब बहाव कर रहा हो, बह रहा हो, उसके द्वारा आरोपित कोई बल है तो वो कहलाएगा डायनामिक प्रेशर। तो कह सकते हैं वो है गतिशील दाब। क्या कहलाएगा इसको हम कहेंगे? गतिशील तरल दाब। तरल दाब, गतिशील तरल दाब कि जब तरल यानी कि द्रव अथवा गैस बहाव की स्थिति में होते हैं, की स्थिति में होते हैं, तो लगने वाला द्रव का दाब, द्रव का दाब कहलाएगा डायनामिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर क्या कहलाएगा? डायनामिक प्रेशर के तौर पर इसे हम जानेंगे। तो बस ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा डायनामिक। उम्मीद है काम बनेगा और ऐसा ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक बार हम आपको समझाना चाहेंगे और वो है बुयान फोर्स या उत्प्लावन बल। तो पहले इसको समझ लो, फिर हम रिटर्न कर रहे हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाने के लिए। तो अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिएगा, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल या बुयान फोर्स। देखो, मान लो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसी स्थिति में ये है अपने रमेश कुमार भैया, और रमेश कुमार भैया पानी में इन्होंने छलांग लगा दी है हाल फिलहाल में। तो हो सकता है कोई तनाव रहा हो, तो इस वजह से ऐसा इन्होंने किया हुआ है। बेसिकली इंसान है, बट कई बार इनको तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस बार इन्होंने कहा कि ना रहेगा रमेश, ना रहेगा जीवन। हालांकि दिस इज नॉट गुड आइडिया फॉर रमेश एंड एवरीबॉडी एंड ईच अदर। तो अब ये कूदने को तो कूद गए कुछ, तो माथा काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये हल्ला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। इस तरह की हरकतें क्यों करना जब आपको चिल्लाना ही है? मरने भी गए और अभी क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ कॉन्सेप्ट कर रहे हो। बेसिकली बचाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले वही पानी आएगा जहाँ ये कूदे हैं। कारण कि रमेश के खिलाफ रमेश पानी के लिए रमेश तुम क्यों कूदे भाई? हम तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। तो रमेश को ऊपर उठाने के लिए एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स रमेश को ऊपर उठाना चाहता है ना? अतः यही जो फल फोर्स है, जो रमेश को ऊपर उठाना चाहता है, इसी को हम कहते हैं बयंस फोर्स या उत्प्लावन बल। क्या कहेंगे? ये जो फोर्स एफ आपको दिखा है, इसी को नाम दिया गया है उत्प्लावन बल या बयंस फोर्स। अगर हम परिभाषा पढ़ें तो कहा जाएगा कि बयंसी द अपवर्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहा है। एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड मींस लिक्विड और गैस ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। रमेश भाई इसमें डूब रहा था ना? दिस फोर्स अलाउ ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और अपीयर लाइटर व्हेन सबमर्ज इट। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी तरल में कोई वस्तु डूब अथवा तैर रही होती है, डूब अथवा तैर रही होती है, तैर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में तरल के द्वारा तरल के द्वारा उस वस्तु पर उस वस्तु पर एक उत्क्षेप या ऊपर उठाने वाला एक बल प्रभावी हो जाता है। तो वस्तु द्वारा उस वस्तु पर ऊपर उठाने वाला एक बल प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, जिसे ही जिसे ही उत्प्लावन बल कहा जाता है, जिसे ही उत्प्लावन बल कहा जाता है, जिसे ही उत्प्लावन बल कहा जाता है। और यही उत्प्लावन बल वस्तुओं को तैरने के लिए रिस्पॉन्स करता है। 3 कंडीशन होगी, ऐसे मान लेते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं कौन-कौन होती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। 3 अवस्था इस उत्प्लावन बल की निकल के आती है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उत्प्लावन बल और फ्लूइड प्रेशर दोनों अलग-अलग हैं। उत्प्लावन बल एक बल है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसमें कोई वस्तु अगर अंदर गई है तो सभी दिशाओं में जब लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्लूइड प्रेशर के नाम से जानेंगे। तो 3 अवस्थाएं हैं। सपोज दैट कि जो वस्तु है के द्वारा लगाया गया बल, अगर हम मान लेते हैं जो वस्तु डूब रही है उसके द्वारा लगाया गया बल यदि हम F1 है, और जो उत्प्लावन बल है यदि इसको हम F2 मान लें, क्या मान लें? F2 मान लें, तो क्या होगा? पहली कंडीशन ध्यान देना, कंडीशन नंबर 1 है यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, ये बन सकता है। दूसरा, यदि F1 इक्वल टू F2, ये बन सकता है। तीसरा, यदि F1 इज लेस देन F2, ये बन सकता है। तो 3 हालातें उत्पन्न हो सकती हैं। अब ध्यान देना, इसमें जो रमेश हुआ है इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? F1 होगा। ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पर, और रमेश हुआ को जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी उत्प्लावन बल, इसको हमने क्या मान लिया है? F2 मान लिया है। जरा देखो पहली कंडीशन जो कि बहुत क्लियर है, यदि रमेश हुआ ज्यादा बल लगा देगा और उत्प्लावन बल कमजोर पड़ जाएगा। देखो ऐसे, यदि रमेश हुआ नहीं कोई, यानी इधर इधर देखते हैं, मान लेते हैं कि मैंने ये ढक्कन लिया है लिड, और इस पे देखो तो अभी ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। तैर रहा है क्योंकि नीचे से बल ज्यादा लगा है। लेकिन हमने क्या किया? रमेश हुआ को डुबाने का अंतिम प्रयास किया। क्यों? अब चूंकि इसका बल कमजोर है लेकिन रमेश हुआ का ज्यादा है। तो ध्यान देना, यदि ऐसा होगा कि F1 ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? और ये दोनों बराबर बराबर रहे, देखो अभी हाल फिलहाल में ढक्कन दोनों बराबर है, ढक्कन अंदर में डूबता हुआ तैर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु डूबती हुई तैरेगी। और तीसरा ध्यान देना, यदि रमेश हुआ जो कि ढक्कन है, इसका बल बहुत कम है ना, तो इसको बाहर निकलते हुए, अभी देखो अब ये आंशिक रूप से डूबी हुई तैर रही है, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक रूप से
डूबा हुआ तैरेगा, डूबा हुआ तैरेगा। ये 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। कई बार एग्ज़ाम में इस तरह की बातें सवाल बना देती हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए हैं। थोड़ा-सा मैं इस उत्प्लावन बल की चीज़ों को और ईज़ी करूँ और स्पष्ट करूँ। तो कई बार एक सवाल आता है कि एक जो आइसबर्ग होता है या हिमखंड होता है, जैसे मान के चलना, यह एक प्रकार का आइसबर्ग है अथवा इसे हम कहेंगे हिमखंड। क्या कहेंगे? हिमखंड के नाम से जानेंगे। अब ये आइसबर्ग या हिमखंड का 90% हिस्सा अंदर में रहता है और 10% हिस्सा बाहर रहता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन सी वाटर, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो आइसबर्ग है, यानी कि हिमखंड का घनत्व समुद्री जल की तुलना में समुद्री जल की तुलना में कम होगा। और हर बर्फ के साथ यही कहानी है, क्योंकि जब बर्फ बनती है ना तो बीच में एयर बबल आ जाते हैं, या जो उसका बॉन्डिंग बनता है ना, बीच में हवा भर जाती है। इसलिए बर्फ के निर्माण में उसकी डेंसिटी डाउन हो जाती है और यही वजह है कि बर्फ पानी में तैरती हुई दिखाई देती है और जब वो डिसॉल्व होती है तो वो फिर पानी की मात्रा को बढ़ाती नहीं बल्कि उसमें घुस जाती है जाकर के। अब इसी उत्प्लावन बल के आधार पर ध्यान रखिएगा, इसी उत्प्लावन बल के आधार पर या इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर हम बहुत से अनुप्रयोग भी देखेंगे, लेकिन पहले हम आपको वापस ले चल रहे हैं और बताने कि अब है क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये नजर डाला जाए कि बेसिकली आर्किमिडीज ने इस मामले को कैसे टैकल डाउन किया। इन्होंने कहा आर्किमिडीज ने कि द बॉयंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, अब इनकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्किमिडीज की, फिर आपके पास हम आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा जाए ऐसे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आया। और वास्तव में ये सिद्धांत आया किस लिए? तो ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल का ही मामला है, फ्लोटिंग रिलेटेड है, यानी कि उत्प्लावन से जुड़ा ही कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं कुछ नहीं, जब कोई वस्तु, ऐसे परिभाषित करते हैं कि जब कोई वस्तु वस्तु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किसी द्रव अथवा पानी में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। तो उस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है और यही कमी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए यही कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर मानी जाती है। वास्तव में इस सिद्धांत को बताने के पीछे बड़ा ही रोचक वाक्य है कि आर्किमिडीज एक बार अपने बाथ टब में ऐसे लेटे हुए थे और स्नान कर रहे थे। जब इन्होंने छपाक से इसमें अपना शरीर डाला, कुछ पानी बाहर स्पॉइल कर गया। तो इनका कि अच्छा ये उतना ही पानी बाहर गिर रहा है जितना कि हमारा वेट है। तो इस बेस पर इन्होंने यही कहा, जो आपने फॉर्मूला लिखा अब वही है कि द बॉयंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी वस्तु पर प्रभावी उत्प्लावन बल, किसी वस्तु पर प्रभावी उत्प्लावन बल बराबर द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वस्तु के द्वारा हटाया गए द्रव का भार, ये हमें ध्यान रखना है। और कई बार आर्किमिडीज से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चंस बना सकता है एंड न्यूमेरिकली टाइप से। कैसे? एफ बी इक्वल टू रो भी, इसे ध्यान में रखना है। जहाँ पर जो एफ बी है इसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या है ये? यह एक प्रकार से बॉयंस फोर्स है और जो रो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये तरल का घनत्व होता है, तरल का घनत्व माना जाता है। और जो वी है उसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं, यानी कि हटाए गए तरल का आयतन होता है। ये आपसे बताएंगे उस एग्जाम में, लेकिन जब सवाल देंगे तो कुछ ही एक निकालना होगा, बाकी सारे यही रहेंगे। और जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है ये? गुरुत्वीय त्वरण है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान पता होगा। बता सकते हो तो बताओ। 9.8 समथिंग होता है, क्या है वो बता देना। तो कई बार न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, हालांकि चांस बहुत कम बनेगा, परंतु बनेगा तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, एफ बी रो वी एंड जी। तो आपको बस पूरा करना है, कुछ अलग से नहीं करना। ज्यादातर आपसे वो एफ बी निकालने के लिए पूछेंगे। क्या निकालने के लिए? एफ बी निकालने के लिए पूछेंगे। एक्जैक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ बी। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर विकसित करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि आर्किमिडीज का अनुप्रयोग क्या होगा, तो ध्यान देना, कई सारी आपको चीजें याद रखनी है। जैसे पनडुब्बी के निर्माण में गर्म हवा का जो गुब्बारा है, और दूसरा एक यंत्र है हाइड्रोमीटर, इसके निर्माण में लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और बोन तथा दांत के घनत्व के मापन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। तैराकी करते समय भी आर्किमिडीज सिद्धांत देखा जाता है। मछली का जो एक तरीके से तैरने का जो नियम है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। भूविज्ञान में लाइफ जैकेट और हॉट एयर बैलून, ये सारी चीजें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम कर रही होती हैं। यानी जो इस फिगर में हमने देखा, अर्थात बोट अथवा सबमरीन अथवा शिप की डिजाइन, यानी कि हमें देखा बोट की डिजाइन अथवा शिप अथवा पनडुब्बी का अगर हमें निर्माण करना है, इनका अगर हमें निर्माण करना है
सिद्धांत की भूमिका है। जो हॉट एयर बैलून उड़ रहा है, हॉट एयर, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत तरल पर कार्य करता है ना, तो तरल का मतलब गैस और द्रव दोनों होते हैं। ये पनडुब्बी है और मछली है। तो पनडुब्बी का भी सिद्धांत और दूसरा मछली का भी सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। और एक और याद रखिएगा, जो लाइफ जैकेट बनते हैं, आप जब कभी किसी जगह पर घूमने गए होंगे, खास करके जो पानी का क्षेत्र है, यानी कि लाइफ बोटिंग किया होगा, तो सबसे पहले आपको ये लाइफ जैकेट पहनाने के लिए कहता है। कुछ लोग हैं जो अपनी सुंदरता और अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, फोटो वोटो गड़बड़ ना हो जाए, रील्स बनाने के चक्कर में नहीं पहनते हैं, फिर बाद में रील हो जाती है। फिर आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, कोई जीजा और साली थे, दोनों लोग सड़क पर, यानी कि रेलवे ट्रैक पर रील का निर्माण कर रहे थे। निर्माण करेंगे तो व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो मार्केट बनेगी, लाइक। तो आजकल एक तरीके से एडिक्शन हो चुका है ना। मैंने देखा है कि व्यूज कम आ रहे हैं तो आदमी तनाव में आ रहा है, व्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आदमी खुश हो रहा है। तो जीजा और साली दोनों जो है ट्रैक के चपेट में आ गए और ट्रेन दोनों को काट दी है। बताया गया कि 4 किलोमीटर दूर तक उनके 100 के चिथड़े मिले हैं। तो हालात काफी अच्छी नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए कि भाई ऐसे रील निर्माण में भागीदारी क्यों किया जाए जो हमारी मृत्यु का कारक बने। तो ऐसे ये भी है कि लाइफ जैकेट पहनना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप मान के चलना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत यहाँ उपयोगी माने जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो हमने आपको कहा कि डेड सी में लोग तैरते हैं, ध्यान दो कि इस बात को मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में से नोट करा जाए। और नोट ये है कि जो फ्रेश वाटर है, इसकी डेंसिटी लो होती है, अर्थात मीठे पानी में तैरना कठिन होता है। मीठे पानी में तैरना कठिन होता है, तैरना कठिन होता है, क्योंकि इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व कम होता है और कितना है? 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब, ये सेंटीमीटर का क्यूब है यहाँ पर, ध्यान देना। लेस पॉइंट फोर्स होगा, यानी कि मीठे पानी में कम उत्प्लावन बल प्रभावी होता है। मीठे पानी में कम उत्प्लावन बल आपको मिलेगा। और यही कारण है कि जब भी मीठे पानी में कभी कोई नाव जाती है ना, ज्यादा धंस जाती है। और समुद्री पानी में नाव ज्यादा धंसती नहीं है, ऊपर ऊपर उड़ती है। क्यों? यानी तैरते हुए चलती है। रीजन रीजन ये है कि मीठे पानी की तुलना में समुद्री पानी का हाई डेंसिटी है। तो अगला हम लिखेंगे यहाँ पर नोट, चित्र के आधार पर आप नोट बनाते चलना। इतना सरल और सहज मैंने फिजिक्स कर रखी है और इस बैच के हिसाब से मैंने डिजाइन कर रखा है। यदि आप मेरे हिसाब से चले तो मान के चलना कि जो मेरी मेहनत है और जो मेरी जो एक थॉट है इस बैच को लेकर के, वो ये है कि हम इतने कम समय में अधिकतम आपके साथ रिजल्ट दे सकें, शानदार उत्तर दे सकें। तो बस आप इतना करते जाओ, काम बनेगा। तो समुद्री जल में तैरना आसान होता है, आसान होता है, क्योंकि घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और अभी आपने देखा था तो त्वरण बल ज्यादा लगेगा, है ना। और उत्प्लावन बल अधिक होगा, उत्प्लावन बल अधिक होगा। डेटा यहाँ पर लिखा है कितना ज्यादा है, तो 0.02.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हाई डेंसिटी मिल रही है। रीजन क्या है? रीजन है कि इसमें नमक है ना, साल्ट। अब यही तो बड़ी बात है, देख रहे हो ये डेड सी है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये लोकेशन दिखा रहा है, ये अफ्रीका है आई थिंक, होगा हाँ यही। और इसके जस्ट बगल में डेड सी है। ये होंगे, ये अरब कंट्रीज होंगी, उनके पास में है। तो जो डेड सी है, अमृत सागर है, ये इतना ज्यादा इसमें साल्ट है, हाई साल्ट से। देख रहे हो आदमी तैरता हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा है बैठ करके। अब उसको क्या ही कहा जाए पागले को। भाई यार ये क्या कर रहे हो? अपने आप सोचो कि अभी हम लोग नदी में जाएं और समाचार पत्र पढ़ने का दुस्साहस करें तो बचेंगे, नीचे धरती पे चले जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको एक नए नियम से मुलाकात करवा रहे हैं, जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम क्या है? ये दरअसल किसी भी फ्लूइड प्रेशर के इक्वल या ट्रांसमिशन का सिद्धांत है ना। ये ध्यान देना कि पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल्स लॉ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम वास्तव में द्रव दाब के ट्रांसमिशन, है ना, या परिसंचरण, परिसंचरण का नियम है, नियम है। और ये बताता क्या है? ये कहता है अगर कोई क्लोज मीडियम है ना, और मान लो कि इस क्लोज मीडियम में मैं ऐसे बनाता हूँ कि ये कोई अगर क्लोज मीडियम है और इस मीडियम में हम दो जगह पे प्रेशर लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने फ्लूइड भर रखा है, तो यदि हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे इस जगह पर, तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बस सिंपल सा तरीका है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान देना, किसी बंद माध्यम में, किसी बंद माध्यम में लगाया गया द्रव दाब बराबर मात्रा में वितरित होता है, बराबर मात्रा में वितरित होता है। तो ये बताया गया। और दूसरा, इसी पास्कल्स के नियम में दो शर्तें बताई गई। पहला, यदि गहराई बढ़ेगी, गहराई अधिक होगी, तो द्रव दाब भी अधिक होगा, ये सबको पता है। और दूसरा इसमें बताया गया कि समान गहराई पर सभी बिंदु समान दाब आरोपित करते हैं, समान दाब आरोपित करते हैं, आरोपित करेंगे। बशर्ते ये दोनों नियम कब लागू होगा? जब गुरुत्वीय स्थिति होगी। ये होना बेहद आवश्यक है। इसी के नियम का पालन करते हुए आज हाइड्रोलिक ब्रेक बनाई गई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का निर्माण किया गया है और हाइड्रोलिक प्रेस का भी निर्माण किया गया है ना। तो इसे ध्यान में रखना है। अगला जो नियम है वो है बर्नौली क्वेश्चन, कहते हैं बर्नौली की प्रमेय। तो पहली बात तो ये ध्यान देना, बर्नौली की जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। तो अगर हम पहला पॉइंट कहें कि बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट इन द स्टडी
आइडियल फ्लो ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट इज अ कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट ध्यान देना कि बर्नौली की प्रमेय। तो अगर हम लिखें तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कहने का आशय है, ये कहती है गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है के प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा इसका मान जो होगा वो नियत बना रहेगा। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, यानी इन्होंने कहा है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो एच इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? दाब प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग हमेशा नियत बना रहेगा। इसको और आसान समझते हैं। जैसे देखो, यदि कोई व्यक्ति है और यहाँ से वो कूदता है, जब तक वो यहाँ खड़ा था तब तक उसके पास क्या था? 100% पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ऊंचाई पर गया और वहीं पर खड़ा हो गया तो उसके पास 100% पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जब वो कूदा और जब कूद रहा है तो ऐसी स्थिति में नीचे आ रहा है, अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उसी रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और ध्यान देखो, पोटेंशियल 100% था, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक कितना होगा? 0 होगा। कारण वो खड़ा है, कोई गतिशीलता दिखा नहीं रहा है। लेकिन अब वो गतिशीलता में है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बट पोटेंशियल खत्म हो रहा है। पर दोनों का योग हमेशा क्या होगा? नियत बना ही रहेगा। वही कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय कह रही है कि कभी भी किसी भी हालत में, कभी भी किसी भी हालत में ये हमें समझना है कि बर्नौली की प्रमेय ये कह रही है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत बना रहेगा, कभी भी कम और ज्यादा नहीं होगा। एक ज्यादा होगा, एक कम होगा, लेकिन बैलेंस करेगा नियतता के साथ। दूसरी बात क्या कह रहा है इस पूरी कहानी में बर्नौली की प्रमेय? वो कहता है कि यदि आप वेग बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, यानी कि कहते हैं कि दाब जो है वो 1 बटा स्पीड है या वेलोसिटी है। अर्थात अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। तो याद रखना है। और इसी से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ एग्जांपल जैसे अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट आर कार टू रेलवे ट्रैक पासेस साइड बाय साइड आर मेड अपार्ट, यानी ऑफ हाउस ब्लो अवे इन स्टॉर्म। जब कभी बहुत तेज आंधी आती है तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस तरह आंधी में ऊपर की छत उड़ जाती है। ये भी बर्नौली की थ्योरम है। हाई स्पीड ट्रेन पुल टुवर्ड अस इटसेल्फ, बहुत तेज ट्रेन अगर चल रही है उसके सामने मत खड़े हो, उसके पास मत खड़े हो, कि वो खींच लेगी अपनी तरफ, कि बीच का प्रेशर कम हो जाएगा। वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, काम हवाई जहाज के जो काम चल रहा है, उड़ रहा है, वो भी बर्नौली सिद्धांत पर है। मैग्नेटिक इफेक्ट बर्नौली सिद्धांत पर है। स्पिनिंग द बॉल एंड फॉलिंग द बिल्डिंग, ये सारे के सारे बर्नौली सिद्धांत पर कार्य कर रहे होते हैं। उम्मीद है इतना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इस पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। और ये जो वायुमंडलीय दाब है ये प्रदर्शित करता है गैसीय गुण को। और ध्यान रखना कि पृथ्वी पर हम जब रहते हैं, ये पृथ्वी एक लिफाफा है, वायुमंडल है, और यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हम पर वायुमंडल की तरफ से जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। सिंपल सी परिभाषा है कि वायुमंडल में रहते दौरान 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 आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। और हमारा चूंकि खुद का ब्लड प्रेशर है और बाहर का वायु दाब है, दोनों हम बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पृथ्वी तल से अगर आप ऊपर जाओगे तो वायु दाब कम होता है। जब आप पृथ्वी तल से ऊपर गए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, पृथ्वी तल के पास प्रेशर हाई होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट फूल जाते हैं, कुरकुरे के जो पैकेट हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि कुरकुरे का दाब ज़्यादा हो जाएगा, हवाई जहाज पर प्रेशर कम हो जाता है, या जो स्याही है वो बह जाती है, कि दाब कम हो जाता है, अथवा नाक से खून आ जाता है, देखा होगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ से कमजोर मिलेगा उधर से खून बाहर निकलेगा। इस दाब को मापने के लिए एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ई टॉरिसेली। इन्होंने बनाया बैरोमीटर। क्या बनाया? बैरोमीटर। इसी से हम वायु दाब के 4 अलग-अलग रीडिंग्स हासिल करते हैं। क्या-क्या? रीडिंग अचानक गिर रही है बैरोमीटर में तो आंधी और तूफान होगा, रीडिंग धीरे-धीरे गिर रही है तो वर्षा होगा, धीरे-धीरे उठ रही है तो मौसम साफ होगा, और अगर बहुत तेजी से उठ रही है तो मौसम बहुत गर्म होगा। ये 4 रीडिंग अलग-अलग संदर्भ में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें हमने समझा दी जो इस पॉइंट पे रही हैं। आज हमने स्टेट ऑफ मैटर संपन्न कर लिया, और कल हम एक नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे, और वो न्यू टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो कल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरी आपको व्यक्तिगत राय यही है कि मैं भले ही इस संदर्भ में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आमतौर पे ऑनलाइन कक्षाओं का अध्यापन ऐसे ही होता है कि ऑनलाइन कक्षा में हमें कम समय में बहुत कुछ देना होता है, और तो हमारे पीछे जो संदर्भ है वही होगा। लेकिन आपको मेरी सलाह है कि आप इसका एक नोट्स जरूर बनाएं, अच्छे से लिखें, उसको नोट डाउन करें, समझें। हमने बिल्कुल फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो संदर्भ में फिट कर रखा है। यदि आप इसको सही से पढ़ते हैं, समझते हैं तो काम बन जाएगा। 1.5 घंटे बाद भोजन पानी कर लीजिए, हम भी थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे रसायन बायोलॉजी कक्षा में। क्या आप उसका भी नोट्स बना रहे हो? उम्मीद है बनाएंगे। अच्छे से काम करिए, युद्ध आपका है जितना आपको है। थैंक यू, नमस्ते।